एस्ट्रोलॉजी एक आध्यात्मिक विषय है या फिर कंप्लीटली साइंस और मैथ्स पे डिपेंड करता है? साइंस टूल है ज्योतिष का। ज्योतिष शब्द ही साइंटिफिक शब्द है। एंशियंट मोस्ट लिटरेचर जहां मुझे शून्य का उपयोग दिखता है वो अष्टक वर्ग में दिखता है। हम न्यूटन के बारे में जानते हैं, हम आइंस्टीन के बारे में जानते हैं, लेकिन हम बरामीर के बारे में जानते हैं। भाग्य में बिलीव करते हैं आप, डेस्टिनी में? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई वेस्टर्न आदमी किसी इंडियन आदमी से बोले कि आर यू इंटरेस्टेड इन रिलीजन। एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत बच्चों को मैथमेटिक्स से इंट्रोड्यूस करने के लिए ही किया गया। अगर किसी विषय से ये जोड़ दिया जाए कि इससे तुम्हारा वर्तमान ही नहीं भविष्य भी पता चलेगा, आदमी किस लेंथ तक जाएगा सोचिए। क्या हमें किस्मत पे बिलीव करना चाहिए? हमारे यहाँ किसी भी चीज को निगेट करना या किसी भी चीज को पूरी तरीके से मान लेना दोनों ही वर्जित माने। एस्ट्रोलॉजी का मूल्यांकन आप तब करें जब आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, आपका बहुत सारा काम सस्ते में हो जाए। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। दीपावली का अवसर है और सभी के बीच में एस्ट्रोलॉजी चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई चाहता है कि किस मुहूर्त में क्या चीज खरीदी जाए, किस चीज में इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि उन्हें लाभ ही लाभ हो। तो आप सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आज के पॉडकास्ट में एक और एस्ट्रोलॉजर को इनवाइट किया है, जो कि अपने आप को एस्ट्रोलॉजर नहीं कहते बल्कि कहते हैं स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मिस्टर रितेश शुक्ल। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आपकी कुंडली से जुड़ी हुई छोटी से छोटी बारीकियों के बारे में। आपके भविष्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और आपकी राशि और आपके मूलांक के हिसाब से आपका बेसिक नेचर क्या होता है, इस सब की जानकारी हासिल करेंगे। तो अपने बिजी स्केड्यूल से थोड़ा सा समय और अपनी अलमारी से सालों से बंद पड़ी हुई कुंडली को निकाल लीजिए और मजे लीजिए एस्ट्रोलॉजी क्लास के। हैप्पी दिवाली। दो धड़े में लोग बटे होते हैं। एक एस्ट्रोलॉजी को आध्यात्म से जोड़ देते हैं कि किसी ने बहुत ज्यादा वेद पुराण पढ़े होंगे या बहुत ज्यादा नॉलेज ली है, उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजी में आ गया है, जैसे ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। और दूसरा धड़ा जो है वो मैथ्स पर बिलीव करता है, आंकड़ों पर बिलीव करता है, नंबर गेम जो होते हैं। तो आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी एक आध्यात्मिक विषय है या फिर कंप्लीटली साइंस और मैथ्स पे डिपेंड करता है? आप नॉलेज को अगर देखें तो किसी भी किस्म के नॉलेज को अक्वायर करने के लिए, अर्जित करने के लिए आपके पास 3 फंडामेंटल सोर्सेज हैं जी। अक्षर, अंक और आकृति जी। जिसको इंग्लिश में कहें कि लेटर्स, नंबर्स एंड फिगर्स। जी। कोई भी नॉलेज का कोई भी प्रकार, आप इन्हीं में आप उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, इन्हीं माध्यम से आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स अंक के बिना संभव नहीं है जी। तो कोई भी मेजरमेंट अगर है तो उसके लिए मैथमेटिक्स को एज अ टूल यूज करना पड़ेगा। कोई भी आर्ट, लिटरेचर, साहित्य, उसके लिए लेटर्स की जरूरत पड़ेगी और आर्ट फिगर्स के हिसाब से चलेगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की कुंडली देखेंगे तो आपको ये तीनों चीजें एक साथ उस कुंडली में प्राप्त हो जाए। आपका एक स्क्वायर है, चारों कॉर्नर्स में आपने 2 डायगोनल लगा दिए तो वो स्क्वायर 4 हिस्से में टूट गया। और फिर चारों लाइन के बीच में आपने सेंटर पॉइंट्स को जब आपने जोड़ दिया तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक ऐसा फिगर बना कि एक स्क्वायर 4 मेन हिस्से में और टोटल 12 हिस्सों में वो डिवाइड होता है। तो इट्स अ फिगर जी। ये पूरा मैप दे रहा है आपको आपके जन्म के समय, आपका समय, स्थान, तारीख जी, इन तीनों से जोड़ करके पूरा का पूरा प्लैनेटरी सिस्टम क्या रहा उसका ये मैप हो गया। अब इसमें आपको नंबर्स भी नजर आ जाएंगे और उसके बाद आपको लेटर्स के माध्यम से ये भी नजर आ जाएगा कि कौन सा ग्रह कहां पे स्थित है। अब मैं इसको कहूं कि क्या ये सिर्फ साइंस है, मैथमेटिक्स ओरिएंटेड, या मैं कहूं कि क्या ये इसमें आर्टिस्ट्री भी है और क्या हम कहें कि इसमें व्याख्या करने के लिए लैंग्वेज स्पेसिफिसिटी भी है।
अब कोई किसी को मैथ्स पसंद है तो वो बोल दे ये सिर्फ मैथमेटिक्स ओरिएंटेड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। लेकिन जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि क्या ज्योतिष शास्त्र में साइंस का अभाव है जी, यानी कि क्या वो सुपरस्टिशन को बढ़ावा दे रहा है, या क्या ये ऐसा परफेक्ट साइंस है कि जिसमें कुछ भी गलत ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में 3 प्राइमरी हिस्से हैं, एक तो गणित है, एक संहिता है और एक फलित है। फलित, हाँ, आज जो 99% हम एस्ट्रोलॉजी को देख रहे हैं जी, वो फलित से जुड़ा हुआ है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिए, करते। समझ नहीं आया। हाँ, तो गणित का क्या मतलब हुआ? गणित का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा है, आज अमावस्या है, कब पूर्णिमा होगी, ओके, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कब सूर्य ग्रहण लगेगा, यानी कि कौन सा सीजन आ रहा है, वो सीजन चावल उगाने के लिए उचित है कि गेहूं उगाने के लिए उचित है, कौन सी खेती होगी, एंड देयरफॉर कौन सा उत्सव उस वक्त, कौन सा होली मनाया जाए कि दिवाली मनाई जाए, जी, ये सारी चीजों की गणना करने के लिए जो पूरी व्यवस्था है वो गणित पक्ष है, जी, उसी का मैनिफेस्टेशन है जिसे आज हम पंचांग कहते हैं। जी, आज 7 सितंबर 2025, आज चंद्र ग्रहण लगने वाला रात। जी, कल चतुर्दशी थी, कल गणेश जी विसर्जित किए गए। जी, गणेश जी विसर्जित करने के अगले दिन ही पूर्णिमा होती है, जी, और एक ऐसी पूर्णिमा होगी जब चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण कभी अमावस्या को लग ही नहीं सकता, पूर्णिमा के दिन, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगेगा, जी, और सूर्य ग्रहण कभी पूर्णिमा को नहीं लग सकता, अमावस्या। वो सिर्फ अमावस्या को लगेगा। अब ये सारा क्या है, ये बिना गणित के, बिना गणना के, बिना जी। पंचांग देखे कैसे संभव है? बिल्कुल सही बात। तो ये गणित पक्ष हो गया। फिर संहिता पक्ष आता है जिसमें आप भूगोलीय और एनवायरमेंटल स्टडीज को लेते हैं। जी, कहाँ भूकंप आ सकता है, वृष्टि कैसी होगी, अति होगी, अल्प होगी, ओले पड़ेंगे, क्या होगा, क्यों हम मान पा रहे हैं कि कब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सूखा पड़ने वाला तो नहीं है। जी, ये इसको समझने की पूरी व्यवस्था जो है उसको संहिता कहते हैं। इन दोनों में पारंगत हो लेने के बाद, खास तौर पे कम से कम पंचांग में पारंगत हो लेने के बाद, जी, तब आप जब ये अंडरस्टैंडिंग में एंटर करते हैं कि अच्छा अगर पूर्णिमा है आज तो किसके ऊपर कैसा असर पड़े, किस चीज का असर पड़े, एनर्जी का असर पड़े। अब मेरे जैसा एक व्यक्ति जो साइंस में भी इंटरेस्टेड है और ज्योतिष में भी इंटरेस्टेड है, मैं चकित सा होता हूं कि यार ये एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट इतना पहले कैसे, भाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये 20th सेंचुरी फिनोमेना है, जी, जिसमें आपको कह रहे हैं कि आपको नहीं पता चलेगा कि कोई एक पार्टिकल है, या तो आप उसकी स्पीड देख लो या आप उसका पोजीशन देख लो, बिल्कुल, दोनों एक साथ अगर लेने जाओगे तो नहीं पता चलेगा। यानी साइंस में एक कॉन्सेप्ट है क्लासिकल साइंस, एक कॉन्सेप्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। जी, अब दोनों में अंतर विरोध है एक तरीके से। न्यूटोनियन साइंस के हिसाब से, अगर फिजिक्स के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आप एक मैटर है, बिल्कुल, पर क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से अगर चले तो वो बोले नहीं आप तो वेव भी हैं। तो ज्योतिष में ये कॉन्सेप्ट कि एनर्जी है, जी, अल्टीमेटली उस एनर्जी का मास भी हो सकता है सोर्स, जी, और वो एनर्जी वेवलेंथ के तौर पे भी काम करे। बेसिकली जब हम मास की बात करते हैं तो हम प्लैनेट्स की बात करने लगते हैं एग्जैक्टली, कि हम खुद है ना, हम जी, मास हैं। जी, हम यहाँ पृथ्वी पर स्थित हैं, हमारा वजन है, तुम्हारा कुछ किलो वजन बिल्कुल। होगा, मेरा कुछ किलो वजन जी। होगा। हम मूवमेंट भी कर रहे हैं, आज यहाँ बैठे हैं, कल कहाँ बैठे हैं, हम किसी स्पीड में भी हो, अभी हम रेस्ट फेज में हैं। जी, लेकिन हम जिस धरती पे बैठे हुए हैं वो एक इंक्लिनेशन पे जी, रोटेट भी कर रोटेट कर रहा है 1000 माइल्स पर आवर जी, या व्हाटएवर माइल्स पर आवर की स्पीड से, और रिवॉल्व भी कर रहा है, इसके इर्द गिर्द आपका मून भी रिवॉल्व कर रहा है, जी। और ये मून और अर्थ के रोटेशन रेवोल्यूशन के साथ ये पूरा पैकेज जी, सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। इतने बड़े मासेस,
इतनी वेलोसिटी से जी मूव कर रहे हैं, तो वो सिर्फ पार्टिकल तो नहीं है, वो कहीं ना कहीं रिपल्स क्रिएट कर रहे हैं, एक वेवलेंथ क्रिएट हो रहा है। और हम भी, हमारे बॉडी में भी पार्टिकल्स हैं, से लेकर के भाई 70% 72% तो पानी है अंदर, जी तो वहां भी हिलोरे मारेंगे। अब दिमाग में ग्रे मैटर है, दैट इज ऑल्सो इन अ सेमी फ्लूइड स्टेट, सो सम रिपल्स विल हैपन देयर एज वेल। तो पढ़ने की चेष्टा की गई कि क्या इन एनर्जीज का हमारे वेवलेंथ के ऊपर असर पड़ रहा है, जी और अगर पड़ रहा है तो वो मैनिफेस्ट कैसे होगा, यानी कि मैनिफेस्टेशन क्या होगा। कोई असर आपके ऊपर पड़ रहा है तो जिसकी वजह से आपके चिंतन शैली में कुछ ट्वीकिंग हो रही है, जी जिसकी वजह से आप वो निर्णय ले रहे हो जो ले रहे हो। आप किस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, हु आर यू चूजिंग एज योर ब्रेदरेंस, हु आर यू चूजिंग एज वन ऑफ योर लाइफ पार्टनर। आज तो ये भी क्वेश्चन है ना, आर यू गोइंग टू चूज opposite sex as your life partner or the same sex as your life partner? You know, where is all that decision coming out of? तो इसके एप्लीकेशन का जब अध्ययन होता है तो वो फलित कहलाता है, जिसमें ये क्वेश्चंस आते हैं कि भाई साहब मेरी बिटिया की शादी कब होगी जी। वो तो कह रहे हैं मांगलिक है हमारी बिटिया, किससे करते हैं शादी, पहले पेड़ से शादी करवा दे, गैया से शादी करवा दे, ये अभी उसके बाद किसी और से शादी करवाए। यार हमारे को 7.5 चल रही है यार, हमें नौकरी चली गई। अरे तो 7.5 तो अच्छा होता है, हमको तो नौकरी मिली 7.5 में। मतलब हर जगह पे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। लेकिन ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनको क्या हम फ्लैटन आउट कर सकते हैं? क्या जी। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स हम एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को ध्यान में रख के आंसर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। तो बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी है वो साइंस तो है ही, बट अध्यात्म से भी रिलेटेड है। तो ये जो बीच का पार्ट है ये है ज्योतिष। साइंस टूल है ज्योतिष का, ज्योतिष शब्द ही साइंटिफिक शब्द है। ज्योति जी के अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइट। जी अब आप सोचिए ज्योतिष हम क्या समझते हैं और एक्चुअली ज्योतिष बाय एटिमोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ लाइट इज ज्योतिष। वराहमीर ने किया, हम न्यूटन के बारे में जानते हैं, हम आइंस्टीन के बारे में जानते हैं, लेकिन हम वराहमीर के बारे में जानते नहीं। जी वो सिद्धांत लिखे उन्होंने। अब सिद्धांत जब लिखा उन्होंने, आज तो ये भी पक्का नहीं है कि वो 5th सेंचुरी बीसी से लेकर के 5th सेंचुरी एडी के बीच में कभी भी किसी भी टाइम पीरियड में वो रहे होंगे, हमें नहीं पता है कब। लेकिन कोई आदमी उस टाइम पीरियड पे, मान लीजिए 5th सेंचुरी एडी में भी छत पे बैठा हुआ है और ये सोच रहा है ये कैसे मूवमेंट हो रहे हैं, और वो कैलकुलेट कर पा रहा है और पंचांग बना पा रहा है, और ऐसा पंचांग बना पा रहा है कि आज 2025 में 7 सितंबर को हम मनाने वाले हैं ये पॉडकास्ट शूट होने वाला है, या फिर जिसमें हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण की। जी ये चंद्र ग्रहण कोई आपको नासा ने तो नहीं बताया ना कि आज आपका डेट का पंचांग देख कर लगता है आपको। बिल्कुल। तो गणित को एज अ टूल यूज किया। और आध्यात्म का मतलब क्या? अध्ययन आत्मा, आत्मा का अध्ययन, या ऐसी आत्मा जी का धारक शरीर जो किसी न किसी विषय वस्तु में अध्ययन रत है। तो बिना अध्ययन रत हुए आप ज्योतिष का किसी भी विषय को नहीं, आप बिल्कुल उसके ऊपर मास्टरी करने की चेष्टा कर सकते हैं। जी तो ये कहना कि आध्यात्म होगा कि गणित होगा, मैं ये कहता हूं ये क्वेश्चन अप्रोप्रिएट नहीं। टर्मिनोलॉजीज जिस तरीके से आज यूज हो रही है जी उनका अप्रोप्रिएट यूसेज नहीं है। जी बिना गणित के ज्योतिष के टूल्स हाथ में नहीं आएंगे, और बिना अध्ययन की चेष्टा किए हुए आप उनके जो महीन चीजें हैं उनको आप समझें। मेरा व्यक्तिगत मानना है, एक एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट के हिसाब से ये है कि रियलिटी इनके कहीं बीच में, शुरुआत मैथमेटिक्स से ही होगी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत बच्चों को मैथमेटिक्स से इंट्रोड्यूस करने के लिए ही किया गया था। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है। एग्जैक्टली। तो आप चलिए हमारे गुरुकुल परंपरा में जी तो
पढ़ाई की शुरुआत गुरुकुल परंपरा में गायत्री मंत्र के साथ होता था। जी गायत्री मंत्र कब बोला जाता है? यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार का मतलब क्या हुआ कि आपको जनेऊ धारण करवाया जाता था। जी जनेऊ धारण करवाया जाता था इसलिए नहीं कि आप जब लघु शंका के लिए जा रहे हैं तो आपने कान में लपेटना है। जनेऊ धारण करवाया जाता था, आपसे संकल्प लिया जाता था कि अब आप अध्ययन के मार्ग पर चल रहे हैं और आपको गायत्री मंत्र बताया जाता था, आपके कान में फूंका जाता था। तो गायत्री मंत्र गाने की चीज नहीं है, सिर्फ वो एक बार समझ लेगा आदमी तो फिर बार बार उसको याद करने की जरूरत नहीं है। जी तो उस मंत्र का बेसिकली अर्थ ये है कि हे सूर्य देवता, आप जो तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं, आप हम पर भी कृपा करें, हमारे मन मस्तिष्क को प्रकाशित करें, हमें प्रेरित करें, जी हमें प्रेरणा दें। काहे की प्रेरणा? तो कैसे प्राप्त होगी प्रेरणा? काहे की प्रेरणा? कैसे प्राप्त होगी प्रेरणा? इसके लिए आपका अध्ययन मार्ग प्रशस्त होता था, जो कि यज्ञोपवीत संस्कार से होता था। तो क्या पढ़ाना शुरू करेंगे? यही आपका पढ़ाना शुरू करेंगे, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो ये सब कुछ जब पढ़ा रहे हैं तो गणित आपको कैसे इंटरेस्टिंग लगे। जी अगर किसी विषय से ये जोड़ दिया जाए कि इससे तुम्हारा वर्तमान ही नहीं भविष्य भी पता चलेगा। वर्तमान ही नहीं भविष्य पता करने के लिए आदमी किस लेंथ तक जाएगा, सोचिए। सारे बैरियर्स तोड़ देगा। सबसे ज्यादा मजे लेकर, रस लेकर जो बच्चे पढ़ा करते थे, ऐसा मेरा अनुमान है उस जमाने में, वो ये था कि भाई तेरा तो तेरी राशि ये है, या और चंद्रमा तो तेरा यहाँ बैठा हुआ है, अरे तेरी तो मेंटालिटी ऐसी होगी, अरे तेरा गुरु यहाँ बैठा हुआ है, तेरे शनि बैठ गया है, तुम्हारे राहु बैठ गया तुम्हारे 7वें भाव में, पत्नी काली मिलेगी या पत्नी गोरी मिलेगी, पत्नी नाटी होगी। मंगल बैठ गया 7वें में, पत्नी बहुत चीखेगी यार, बहुत डोमिनेट करेगी तेरे ऊपर, एटसेट्रा एटसेट्रा। कौन सी राशि कहाँ है, पहले से चौथा कौन सा है, पहले से दूसरा कौन सा है, पहले से नवा कौन सा है, 9वें से नवा कौन सा है, 10वें से 10वां कौन सा है, नुकसान 12वां भाव है तो नुकसान का नुकसान यानी 12वें से 12वां कौन सा है, वहां पे लाभ हो जाएगा तो 12वें से 12वां देखिए 11वां है। तो पहले से पहला कौन सा है, पहले से दूसरा कौन सा है, दूसरे से तीसरा कौन सा है, ये सारा जो गणना है। तो बेसिकली मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्हें ज्योतिष का सहारा दिया गया, क्योंकि यही सबसे इंटरेस्टिंग तौर तरीका था जी। इसके बाद आप कैलकुलेशन में आते थे। अब आप सोचिए, कैलकुलेशन पूरे ब्रह्मांड को आपको 360 डिग्री में तोड़ना है और 27 नक्षत्र है जी। हर एक नक्षत्र के 4 पद हैं, यानी एक ही नक्षत्र जो है 4 स्टेप्स में चलेगा, तब जाकर के उसका 13 डिग्री 20 मिनट का कंपोनेंट पूरा होगा। अब 27 इंटू 4 108। 108 आप देखिए सबसे शुभ माना जाता है कि नहीं माना जाता है? क्यों माना जाता है सबसे शुभ? क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को 27 गुणे 4 बार प्रैक्टिस कर लेगा तब उसके ऊपर वो सिद्धस्त हो जाएगा, ऐसी संभावना है। नहीं हो रहा है तो फिर प्रक्रिया शुरू करिए 108 की। तो वो श्री श्री 108 जी, कायदे से सीरियसली श्री श्री 108 उसको कहा जाता था कि जिसने किसी विषय वस्तु को 27 अलग अलग तौर तरीके से कम हर एक को 4 बार सिद्धस्त किया हुआ है। यानी कि उसने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया ना भाई। 27 नक्षत्र 4 पद मतलब क्या हुआ? सारे प्लेनेटरी ट्रांजिट्स को आपने एक तरीके से नाप लिया हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि जो राम नाम लिया जाता है, 108 बार माला की जाती है, वो 108 बार 108 बिल्कुल, वो आप 108 बार करिए। 12 राशि और 9 ग्रह, 9 ही ग्रह तो ट्रांजिट करेंगे 12 राशियों में, 12 9 108। हर जगह से घूम फिर के वही आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये अंक कहां से आ रहे हैं जी? ये अंक यहां से आ रहे हैं। ये स्टूडेंट लाइफ में अगर पढ़ाया नहीं गया होता तो ये पूरी कुंडली व्यवस्था, पूरा ये ज्योतिष शास्त्र आगे बढ़ा कैसे होता? संभव नहीं है। तो मुझे तो आज भी ऐसा लगता है कि मतलब अगर मुझे बचपन में पढ़ाया गया होता है,
शुरुआत में मुझे खुद इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में जो है, मेरे नाना जी थे वो ऐसे ही बोलते रहते थे कि भाई 1 नंबर मंगल 8 नंबर मंगल, 2 नंबर आपके वीनस यानी कि शुक्र, 2 नंबर शुक्र, 7 नंबर शुक्र। अब उस वक्त बच्चे थे, हम भी रटे रहते थे, 1 नंबर मंगल 8 भी मंगल, 2 शुक्र तो 7 भी शुक्र, 3 बुध तो 6 भी बुध, 4 अकेला 5 अकेला, 4 चंद्रमा 5 सूर्य। अब हम तो गा रहे थे उस वक्त, जब बड़े हुए तब पता चला रहे यार ये तो ज्योतिष का रूल है। बचपन में मजाक मजाक में गवा दिया गया ये तो। जी। ऐसे गुरुकुल सिस्टम में पूरे के पूरे एस्ट्रोनॉमी को समझने के लिए कि कौन कहाँ है, ग्रह कहाँ है, कब क्या होगा, नहीं तो वो उसको पंचांग पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा कैसे, आप बताइए। 8 साल 10 साल के बच्चे को आपको पंचांग सिखाना है, आप बिना इंटरेस्ट दिलाए हुए आप उसको घुसा दोगे उसमें? नहीं हो वो तो आज का स्कूल का सिस्टम है, तेरे को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, तेरे को साले पढ़ना पड़ेगा, रट के आ नहीं तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, यू नो। तब तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप जबरदस्ती कराते भी हो तो। हाँ, भूल जाओगे आप जी। लेकिन तब तो पूरी व्यवस्था ये थी, क्या व्यवस्था थी, ये देखना था कि बालक का इंटरेस्ट किस वेदांग में डेवलप हो रहा है, इसके माध्यम से कौन से स्कूल ऑफ थॉट में ये पारंगत होगा। न्याय वैशेषिका सांख्य हार्डकोर साइंटिफिक टॉपिक्स हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। 6 स्कूल ऑफ थॉट में से 5 क्वेश्चनिंग है जी, जिसमें आप वेद के अलावा किसी और चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, सब पे क्वेश्चन कर रहे हैं। सिर्फ पूर्व मीमांसा ऐसा है जिसमें कहा गया है कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जो आपसे कह दिया गया है वही करिए और इसके अलावा कुछ और नहीं करना है। लेकिन जो इनिशियल हमारा गुरुकुल सिस्टम था, उसमें हमें ये तैयार करना था ना कि ब्राह्मण कौन होगा, क्षत्रिय कौन होगा, कौन वैश्य होगा, कौन शूद्र होगा, ये गुरुकुल सिस्टम से पता चलता था। बाद में ये हो गया कि अच्छा शूद्र जो ऑलरेडी हो गया है यानी कि उसका बच्चा शूद्र ही होगा, और यानी कि उसको गुरुकुल सिस्टम में एंट्री नहीं दिया जाएगा। कब हुआ ये? पूर्व मीमांसिक स्कूल ऑफ थॉट को जब भारतवर्ष में फैला दिया गया, ये 8th 9th 10th सेंचुरी। और आप सोचिए, नॉन साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट को इस देश ने अपनाया, और क्या कोइंसिडेंस है, वेस्ट से आपके ऊपर अटैक होना शुरू हुआ, आप जो है मुगल पीरियड, दिस पीरियड, दैट पीरियड में एंटर कर गए। उसके बाद जो है अंग्रेज कॉलोनाइजेशन कब हुआ? ये 8th 9th 10th सेंचुरी के बाद ही तो हो रहा है, और वो टाइम पीरियड है। शंकराचार्य जी परेशान हो गए, थक गए, वेदांत की फिलॉसफी बता करके मर गए बेचारे, लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है, ये अध्ययन मांग रहा है। सिर्फ एक कौन सी ऐसी चीज है जो कि आपसे कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन मत करो, जो जैसा है वैसा का वैसा ही आप मान लीजिए। ये आपका जन्म हुआ है, अगर आपका किसी परिवार में जन्म हुआ है तो ये आपका पिछले जन्म का कर्म है। पर इनिशियल गुरुकुल सिस्टम ये नहीं था। इनिशियल गुरुकुल सिस्टम ये था कि अगर आप शास्त्र में पारंगत हो रहे हैं, आप ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप शस्त्र में पारंगत हो रहे हैं, आप क्षत्रिय कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप ट्रेड, कैलकुलेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट में अगर आप अच्छे हैं तो खेती, बाड़ी, जमीन, जायदाद, इन सारे चीजों का रख रखाव वैश्य कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसा भी तो बालक होगा जिसका इंटरेस्ट इन तीनों चीजों में नहीं होगा, बलिष्ठ होगा, काफी मेहनत कर लेगा, शारीरिक श्रम बहुत कर लेगा, लेकिन बहुत बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाए। तो यानी कि वो ऐसा होगा कि जो इन तीनों लोगों को असिस्ट करेगा, और ये तीनों लोग मिलकर के उसका भरण पोषण का जिम्मा उठाएंगे। बेसिकली आपने किस स्कूल ऑफ थॉट में अपने आप को बेस्ट साबित किया है, वो आपका वर्ण बन जाएगा। स्कूल ऑफ थॉट तो यानी कि फिर वो ब्राह्मणों का वर्ण बन जाएगा। ओके। लेकिन आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली शास्त्रों की, लेकिन शस्त्र में आप पारंगत हैं, तो फिर आप क्षत्रिय बन जाएंगे। जिस चीज में आप पारंगत हो रहे हैं, एग्जैक्टली जो आपका प्राइमरी हो गया वो आपका ग्रुप बन गया। लेकिन बाय बर्थ की व्यवस्था नहीं है ये जी, ये कर्म की व्यवस्था है। तभी तो यज्ञोपवीत संस्कार बचपन में किया जाता था, बड़े होकर के नहीं किया जाता था। आज भी अब तो बड़े होकर के क्या, शादी के टाइम पे जनेऊ करवाती है, उससे पहले भी नहीं कभी पहना किसी ने, उसके बाद भी नहीं। आज तो टेम्परेरी कुछ ना कुछ इलाज निकल रहा है कि अच्छा आपने बचपन में अभी करा दिया। एग्जैक्टली बचपन में 8 साल 7 साल की उम्र में आपको गुरुकुल में प्रवेश मिलता था,
आपका यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था, जिसके अंतर्गत आपको शास्त्र, शस्त्र, ट्रेड, रिसोर्स मैनेजमेंट इत्यादि इन सब के बारे में अध्ययन करवाया जाता था। साथ के साथ शारीरिक श्रम भी करते थे, ये सब कुछ करवाया जाता था। उसमें जो पारंगत हुआ चला जाता था वो अपने अपने कैटेगरी में एंटर कर जाता था। जो जिसको बहुत ज्यादा मजा आने लग गया ज्योतिष में और फिर वो ज्योतिष का काम करने लग गया तो वो ज्योतिष हो गया, मैथमेटिक्स प्रवीण हो गया उसका। अब वो लेकिन फलित करेगा कि संगीता करेगा कि गणित करेगा कि तीनों करेगा। तो ये टर्मिनोलॉजी समझने के लिए, ये शास्त्र ज्ञान जो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है वो अर्जित करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, मतलब हमें किन किन स्टेप्स से गुजरना होता है, पढ़ना होता है क्या, कि तब हम जाके एक ज्योतिष विद्या के धनी बन पाते हैं? बिल्कुल स्टेप्स होते हैं। किसी भी स्क्रिप्चर को समझने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। और जब पढ़ना पड़ेगा तो फिर उसको आधा अधूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा जी, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, मान लीजिए कोई आदमी गणित में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जी, मान लीजिए कोई आदमी बहुत संगीता में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी उसको गणित इतनी तो समझनी पड़ेगी ताकि वो पंचांग पढ़ना सीख पाए। जी, जो पंडित जी पंचांग पढ़ नहीं पा रहे, अगर वो आपको बताने लग जाए कि अरे आपका तो शनि यहाँ बैठा हुआ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जी, वो व्यापार कर रहे हैं, बिल्कुल। हैं, क्योंकि शनि, राहु, केतु, मंगल की दशा और राहु केतु के बीच में सारे ग्रह फंसे हुए हैं। जी, इसका मतलब है कि आपको कालसर्प दोष है। ये सब व्यापार की टर्मिनोलॉजी से। इंसान को डरा दो तो वो फिर आता ही रहेगा आपके पास बार बार। मेरा लाभ आपके डर में निहित है। जी, अगर मैं आपको डरा दूं तो मेरा लाभ सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। और ये व्यापार तगड़ा व्यापार है। जी, लेकिन अगर मैं पंचांग को पढ़ पा रहा हूं और अगर मैं पंचांग को समझ पा रहा हूं, पढ़ पा रहा हूं, कुछ बेसिक कैलकुलेशंस खुद कर पा रहा हूं, तो मैं व्यापार तो कर ले जाऊंगा, जी, लेकिन मैं अपने क्लाइंट को हेल्प भी कर सकता हूं। उसके लिए आपको कुछ बेसिक बुक्स हैं जो अच्छे से पढ़नी पड़ती हैं। जैसे पहले बृहद जातक करके पुस्तक हुआ करती थी जिसका अध्ययन जरूरी होता था। पिछले 100-150 सालों में होरा पराशर, बृहद होरा पराशर, जी, ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ओके, पढ़ने के लिए। इनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। मोटे स्क्रिप्चर्स हैं। फल दीपिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको कि पढ़ना जरूरी है। जी, तो अलग अलग कैलकुलेशंस के ऊपर भी अलग अलग कंपेंडियम्स हैं, कमेंट्रीज हैं जिसको कि पढ़ना जरूरी होता है। पहले 100 पेज पढ़ लीजिए तो आपके मन में, जैसे पूरा पराशर के पहले 100-150 पन्ने पढ़ लीजिए जी, तो आपका मन लपकता है कि यार कुंडली मिल जाए और मैं इसका विश्लेषण करना चाहिए। जी, लेकिन जैसे ही आप वो 200, 250, 300 पेज पे जब जाते हैं जी, तब आपको लगने लगता है कि ओहो ये इतना आसान नहीं है। जब आप डीप जाते जाते हैं एग्जैक्टली उसमें। एग्जैक्टली जब आप ज्योतिष ज्ञान ले रहे होते हैं तो आपको 6 जो चीज हैं, 6 जैसे कि अक्षर ज्ञान होना चाहिए, 6 ऐसे पॉइंट्स हैं। आप वेदांत की बात जी, जो 6 वेदांग हैं या 6 पॉइंट्स हैं, इन पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। वो क्या होते हैं? वो वेदों के अध्ययन, जो आपने आध्यात्म शब्द का उपयोग किया, जी, ये कैसे कैसे माना जाए आदमी आध्यात्मिक है कि नहीं? जी, क्या उसकी वेशभूषा से पता चल जाए कि वो आध्यात्मिक है? चेहरे की ओज, तेज, प्रताप से पता चल जाए जी, कि वो आध्यात्मिक है? हमारे सनातन परंपरा में ऐसी मान्यता चली आ रही है कि आध्यात्मिक व्यक्ति वो होगा जो ज्ञान की लालसा रखे, जी, ज्ञान की चाहत रखे। और ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान एंशियंट सिस्टम के हिसाब से वेदों में माना गया। जी, लेकिन वेद सीधा आप पढ़ने लग जाए, ये वैसे ही हो गया कि आप जो है स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं और आपको जो है सीधा यूपीएससी की कोचिंग में डाल दिया। यूपीएससी की कोचिंग में डाल दिया गया। समझ ही नहीं आ रहा है नहीं कुछ। है। जी,
तो यूपीएससी की कोचिंग का इक्विवेलेंट 1 मिनट के लिए मान लें अगर वेद है, जी तो वेद को समझने के लिए आपको 6 अध्ययन के अंगों को जानना समझना अनिवार्य है। सबसे पहले आपको उच्चारण, वेद में मंत्र हैं, उच्चारण अगर आपको नहीं पता है, आपने शब्दों का मंत्रों का उच्चारण गलत किया कर दिया है, तो वो मंत्र फलित नहीं होगा। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अभी तो उच्चारण ही, जी अर्थ पे तो आया ही नहीं है, ओके है ना। जी। तो उच्चारण बहुत जरूरी है। दूसरा, 2 शब्द सही सीक्वेंस में जुड़े हैं कि नहीं, यानी कि ग्रामर, व्याकरण, जी व्याकरण बहुत जरूरी है। इसके बाद आप छंद जिसको कहते हैं, तीसरा एक कॉन्सेप्ट होता है छंद, यानी कि उसमें रिदम है कि नहीं, जी पोएटिसिटी है कि नहीं, मीनिंग में तालमेल है कि नहीं, बेसिकली जिसको आप सिमेंटिक्स कहते हैं, जी सही शब्द का सही मीनिंग आप ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे। 3 ये हो गए। ज्योतिष जो है आपका, सॉरी, निरुक्त आ जाता है चौथा, ओके जहां पे आप एटिमोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि किसी शब्द को का स्रोत क्या था, क्या कोई शब्द किसी वजह से किसी जगह पे गलत तरीके से तो यूज नहीं होने लग गया है, जी अगर वो होने लग गया है तो क्या हम भी उसको उसी तरीके से यूज में ले आए, हम सही उसकी प्योर अवस्था में उस शब्द का उपयोग करें, निरुक्त एटिमोलॉजी। ये चौथा हिस्सा हो गया आपका। जी 5वां हिस्सा हो गया आपका गणित, कैलकुलेशन, जिस पे हमने अभी पूरी बात जिस पे अभी हमने बात करी, जी जिसको ज्योतिष कहते हैं। ओके और जब ये 5 आपके आ जाएंगे तब आप जाकर के कल्प, क्रिया, कर्म इत्यादि कर पाएंगे। और जब आप ये 6 जी विद्या स्रोतों में आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब जाकर के वेद आपके सामने परिलक्षित हो पाएगी। जब आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। जी तो जब अब हम वेद ऐसी उठा लें और पढ़ना शुरू करें तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा पहले नहीं, समझ में बहुत आएगा। ये हद से हद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठेगा, यार ये क्या बात हो रही है, अलग अलग भगवान को आप आह्वान कर रहे हैं जी। और आप उनसे कह रहे हैं कि हमको जो है गऊ दें, हमको जो है धन दें, जी। हमको जो है प्रॉस्पेरिटी दें, हमारे मन से डर निकाले। इतना बड़ा कंपेंडियम है और सिर्फ यही सारी चीजें हो रही। जी लेकिन जब आप इन 6 विधाओं में से इंट्रोड्यूस होकर के जब आप वेद को एंटर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग हो जाएगा। जी और जब ये परिस्थिति आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप आध्यात्मिक हैं कि नहीं है, ये क्वेश्चन निराधार हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी आत्मा आध्यात्म ओरिएंटेड नहीं होगी जी तो आप ये 6 वेदांग के बाद आप वेद में एंटर नहीं कर पाएंगे, पहले में ही कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, हाँ छूट जाएगा। यही नहीं, 6 और विधाएं हैं जिनको भी जानने की आवश्यकता है। जी। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, वेदांत। अब ये 6 स्कूल ऑफ थॉट प्रोसेस है। मतलब क्या मतलब है, जो अभी आपने बताया था वो फर्स्ट स्टेप था, अब ये सेकंड स्टेप पे पहुंचे हैं हम लोग। ये सेकंड स्टेप। ये 13 स्क्रिप्चर्स, 13 डॉक्यूमेंट्स भयानक, मतलब भयंकर तरीके से जरूरी हैं। अगर मुझे अगर किसी को मानना है कि आध्यात्मिक है व्यक्ति, और अगर वो इन 13 डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक से भी रह गया है, छूट गया है इंट्रोड्यूस होने से, जी तो मैं नहीं मान सकता हूं कि वो भारतीय चिंतन परंपरा में अध्यात्म से वो इंट्रोड्यूस हो पाए। कोई एक भी छूट गई तो कोई एक भी छूट गया, मैं नहीं समझ पाऊंगा किसी की भी जो उस विषय वस्तु को इंजॉय करने के लिए जो बेसिक टूल मेरे पास जरूरी है, वो ये 13 है। बिल्कुल ऐसी क्रिकेट टीम में आपको 11 लोग चाहिए, हाँ, एक भी कम एक हुआ तो तरफ। टीम अधूरी है। एक भी कम अगर हुआ तो आप खेल लो, इधर उधर टुकर टक्कर कर लो, 2 जी। बार, लेकिन दैट्स नो क्रिकेट। इसी तरीके से भारतीय परंपरा के अनुसार आदमी के आध्यात्मिक होने के लिए वो क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी वो ये 6 स्कूल ऑफ थॉट्स, जी 6 वेदांग और ऋग्वेद,
स्पेसिफिकली ऋग्वेद। ऋग्वेद, क्योंकि वो मदर वेद है। बाकी कैटेगराइजेशन है जी ऋग्वेद प्राइमरी। ये 13 स्क्रिप्चर्स जब आप पकड़ लेते हैं तो उसके बाद फिर आपकी आत्मा खुद ही आपको लेकर के आगे चलती है कि किस विधा में आपको स्पेशलाइजेशन में एंटर करना है। और ये सब करने के बाद अगर कोई आदमी ज्योतिष में इंटरेस्टेड है जी और वो ज्योतिष में ही अपना स्पेशलाइजेशन आगे अगर करना चाह रहा है, और फिर उससे अगर आप ये क्वेश्चन पूछे भाई तू अध्यात्म का यूज करता है कि आप साइंस का यूज करते हैं, जी, तो वो कहेगा मैं कैसे जवाब दूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि उसने सारे एस्पेक्ट्स पढ़े हुए हैं। वो टूल के तौर पे यूज कर रहा है। जी। उसकी आत्मा उसको प्रेरित कर रही है किसी अध्ययन में, एंड देयरफॉर वो आध्यात्मिक है। जी और वो मैथमेटिक्स एज अ टूल का यूज कर रहा है एस्ट्रोलॉजी में, देयरफॉर वो साइंटिफिक तौर पे यानी कि एक मेथड फॉलो कर रहा है। ऐसे ही अब्रप्टली कुछ नहीं कह रहा है। जी अगर वो व्यापार भी कर रहा है एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज का, तो उसमें भी एक वो मेथड फॉलो कर रहा है। ओके और अगर वो मेथड फॉलो कर रहा है तो ज्यादा चांसेस हैं कि उसका अध्ययन अपने क्लाइंट के लिए लाभकारी होगा, उपयोगी। और अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर वो क्लाइंट उसके बदलते रहेंगे जी और हमेशा कहीं ना कहीं तुक्का लगेगा। जिसका तुक्का नहीं लगेगा वो आना बंद कर देगा, जिसका तुक्का लगेगा वो वापस आएगा। जब तक तुक्का लगता जाएगा वो उसका क्लाइंट रहेगा, और इस तरीके से क्लाइंट्स की जर्नी होती है। भाग्य में बिलीव करते हैं आप, डेस्टिनी? तो डेस्टिनी अंग्रेजी का शब्द है जी और भाग्य संस्कृत निष्ठ शब्द है। जी या दोनों में सामंजस्य है या कहीं कुछ अधूरापन है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कोई वेस्टर्न आदमी किसी इंडियन आदमी से बोले कि आर यू इंटरेस्टेड इन रिलीजन। जो अंग्रेजी का शब्द है रिलीजन जी और जो हिंदी का शब्द है धर्म, जी इन दोनों में समानता नहीं है। कैसे? अंग्रेजी का शब्द रिलीजन जो है वो सिर्फ पूजन पद्धति को दर्शाता है। अच्छा फिलॉसफी अलग है उनके लिए। इंडिया में भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ सिर्फ पूजन पद्धति नहीं है। धर्म का अर्थ है नेचुरल लॉ। जी धर्म का अर्थ है कि न्याय और मोरालिटी, नैतिकता। न्याय और नैतिकता जब एक साथ बैठते हैं और उसके कारण आपके जो एक्शंस इमर्ज होते हैं, उसे धर्म का। जैसे कि अगर महाभारत का रेफरेंस लें तो युधिष्ठिर जिस धर्म की बात करते हैं वो न्याय और नैतिकता से मेल के बना हुआ है। श्री रामचंद्र जी का, कृष्ण जी का जी धर्मपरायण, अधर्मपरायण। युधिष्ठिर धर्म की तरफ हैं पर दुर्योधन अधर्म की तरफ है। क्यों? क्योंकि वहां पे नैतिकता का रास। रामायण में रावण अधार्मिक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूजा पाठ नहीं कर रहा। पूजा पाठ तो कितना किया रावण ने, बिल्कुल, और उसको अधार्मिक कहा। क्यों? नैतिकता नहीं है। न्याय और नैतिकता में कॉम्प्रोमाइज था। जिस आदमी के न्याय और नैतिकता में कॉम्प्रोमाइज होगा वो अधार्मिक होगा। जी आदमी पूजा पाठ करता रहे और न्याय और नैतिकता भी कॉम्प्रोमाइज करता रहे, उसे हम धार्मिक नहीं कह सकते। तो आज जो कि मैं तो बहुत अभी गणेश जी के ये इसमें मैंने बहुत व्रत किया, मैं नॉनवेज नहीं खाया, मैंने विस्की और बियर को भी मैंने हाथ नहीं लगाया, जी मैं बहुत धार्मिक आदमी हूं। लेकिन अपने किसी भी किस्म के रिलेशनशिप में अगर मैंने न्याय और नैतिकता को कॉम्प्रोमाइज किया, आधार तो नहीं। तो भले ही मैंने क्या खाया। व्रत किया, क्या छोड़ा, क्या नहीं किया, इट डजंट मैटर। आपने अधार्मिक कर्म कुकर्म किया है। तो वो सब जो है वो रिलीजियस थॉट्स हो जाएंगे हमारे कि हमने पूजा पाठ करी, वो हमने हाँ कर्म कांड है, इंग्लिश वाले टर्म में वो फिट Exactly. बैठेंगे, बट वो जो संस्कृत टर्म है उसमें फिट नहीं बैठेंगे। नहीं बैठे।
इसी तरीके से आइए डेस्टिनी पे। जी, भाग्य और डेस्टिनी हाँ। पे वापस आते हैं। डेस्टिनी, तो डेस्टिनी का मतलब ये है कि आप अपने कर्मों के माध्यम से कहाँ पहुंच पाएंगे, जी कहाँ पहुंचने की संभावना है, जी ये डेफिनेशन डेस्टिनी का भाग्य है। ओके अपने कर्मों के माध्यम से अपना बेस्ट यूज करके आप कहाँ पहुंच पाएंगे, ये भाग्य है। जी ये भाग्य नहीं है कि आपने कर्म कछु नहीं करा है और कुछ आपको प्राप्त हो गया। जी, कर्म करना ही पड़ेगा। तो हर चीज यहाँ कुंडली में आएंगे तो त्रिकोण है, जी पहला, पांचवा, नवा, यह धर्म त्रिकोण माना जाता है, ओके जिसमें पांचवा भाव आपके पिछले कर्मों के भाग्य की वजह से बनता है और नवा भाव आपके मौजूदा कर्मों की वजह से बनता है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप कितना ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं, ये आपके पांचवें भाव से पता चलेगा, जो कि हमारे पिछले कर्मों से जो पिछले कर्मों के फल के रूप में हमारा वो पांचवा भाव पीड़ित है कि बहुत अच्छा है, कि क्या परिस्थिति है। और वैसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि किसी एक बच्चे को एजुकेशन अक्वायर करने में बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन नवा भाव उसका बहुत ही मजबूत है, तो वो बहुत मेहनत करके जी वो जो भी पीड़ित पना है उस भाव का उसको ओवरकम कर सकता है। तो मोटा मोटा जो ये है, ये भी क्वेश्चन कि क्या एस्ट्रोलॉजी भाग्य बताता है जी या आपको कर्म प्रधान बनाने की चेष्टा करता है, वो दोनों का विश्लेषण एक साथ करने की चेष्टा एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है। कि क्या पॉजिटिव्स हैं जिसके साथ आपका जन्म हुआ है, जिसको अगर आप यूज कर लें जी और अपने कर्म में ढाल लें, तो आपकी डेस्टिनी कितनी अच्छी या खराब हो सकती है। भाग्य से ही रिलेट करके किस्मत को देखा जाता है, लक। लक तो किस्मत कितना सच टर्म है? क्या हमें किस्मत पे बिलीव करना चाहिए या ऐसे ही है, केवल मन बहलाने की चीज है कि यार किस्मत में नहीं था, नहीं मिला, कोई बात नहीं? यहाँ बेसिक फिलॉसफी है हमारे यहाँ पे, जो कि मध्यम मार्गीय का जो कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ किसी भी चीज को निगेट करना या किसी भी चीज को पूरी तरीके से मान लेना, दोनों ही वर्जित माना गया है। लक का रोल है, वो निल नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड जीरो लक। ओके बट व्हेन एक कहावत है ना कि जब बार बार किया गया मेहनत सही टाइम से जब मैच कर जाता है जी तो वो फॉर्चून में कन्वर्ट हो जाता है, लक बन जाता है। ओके तो लक क्या करेगा? लक बेसिकली आपके कुंडली में ये बताएगा कि आपको एक्सेल करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, वहीं तक सीमित है। लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को आप यूटिलाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यहां कर्म आ जाएगा। जी तो आपने, बच्चा है वो, उसकी कुंडली देख करके उसको ये बताया जा सकता है कि भाई ये तेरी मानसिकता है, ये तेरा स्ट्रेंथ है, इस दिशा में अगर तू काम करता रहेगा तो फला साल में तेरे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। अब उनको ग्रैब करना है, वो आपके ऊपर है, मेहनत कितनी करना है। तो उस दिशा में अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया जी तो आपका लक फॉर्चून में कन्वर्ट हो जाएगा, जी और नहीं तो फिर वो हार्ड लक में हो जाएगा कन्वर्ट। तो क्या ज्योतिष के सहारे अपने भाग्य को या किस्मत को बदल सकते हैं, या फिर हम जो ये मैथ्स है ये हमें बस हेल्प कर सकती है उस जगह पहुंचने के लिए? नहीं, ज्योतिष के सहारे आप बेसिकली जो करते हैं वो ये करते हैं कि आप अपना एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करते हैं। जी मतलब जहां चैलेंजेस आने वाले हैं जिन सेक्शंस में, जी उन चैलेंजेस को एक्सपेक्ट करते हुए आप उनसे प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, यानी कि आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं
और जो आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते कुंडली में, हैं वहां आप अपने कर्म को फोकस कर दे सकते हैं। जी क्योंकि जैसे ही उन सेक्शन से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू होगी, आप उसमें एक्सेल करने लग जाएंगे। जी यही ज्योतिष का काम है बेसिकली। 12 भाव, 12 राशि जी और 9 ग्रह, जी ये इनके पोजीशंस और इनके आपसी इंटरैक्शंस की वजह से हमारी कुंडली में ये पता कैटेगराइजेशन किया जा सकता है कि ये 2, 3, 4 सेक्शंस हैं आपकी लाइफ में जी जो बड़े स्ट्रांग हैं। 12 9 12 का जो नंबर है ये एस्ट्रोलॉजी में सबसे स्ट्रांग माना जाता है कि मतलब ये अगर आपका चेक कर लिया और ये स्ट्रांग निकला तो मतलब आपकी कुंडली जो है वो बेस्ट है, बहुत अच्छी है। तो ये कितना स्ट्रांग होता है? 12 9 12 का मतलब बेसिकली क्या है कि पूरी कुंडली के आधार हैं 3 नंबर। जी पहला 12 भाव होंगे, ठीक है। हर एक की कुंडली में 12 ही भाव होंगे, 12 हाउसेस जिनको 12 हाउसेस जिसमें जी। कहते हैं। इन्हीं 12 भाव में 12 राशियां आकर के बैठेंगी, वास करेंगी, विराजेंगी, ज़ोडिएक साइंस जिसको ज़ोडिएक साइंस आप कहते हैं। जी और इन्हीं 12 राशियों में 9 प्लैनेट्स, जी सूर्य चंद्रमा से लेकर के शनि तक जी 7 हो गई, और राहु और केतु 2 और इमेजिनरी प्लैनेट्स बोलते हैं उनको, शैडो प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ये 9 इन्हीं किसी राशि में आकर के वास बैठेंगी और कहीं ना कहीं दृष्टि देंगी। तो ये 12 भाव, 12 राशियां और ये 9 ग्रह, इनका ही मूल में देखा जाए तो समीकरण बना करके आपका टोटल कुंडली बनता है। जी अब किस भाव में कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह आकर के बैठा हुआ है, कैसे देख रहा है, जी किसके साथ बैठा हुआ है, इन सब को कैलकुलेट करने की एक व्यवस्था है ज्योतिष में, जिसको अष्टक वर्ग कहते हैं। अष्टक वर्ग के माध्यम से आपके 12 भावों को एक अंक दिया जाता है, और उस अंक से हमें ये पता चलता है कि आपके लाइफ के 12 भाव बेसिकली क्या है, आपके 12 सेक्शंस है लाइफ के, 12, और ये सबके लिए ये सेक्शन सेम है। हर एक की कुंडली में वो 12 के हर एक की कुंडली में 12 भाव आएंगे ही आएंगे, और वो सेम प्लेस पे ही आएंगे। 12 भाव सेम ही प्लेस पे रहेंगे, ओके। बस राशियां बदलेंगी, राशियां और ग्रह की दशा, ग्रह की उपस्थिति, राशियों और ग्रहों की उपस्थिति बदलेगी। तो यहाँ बेसिकली हमें ये समझना पड़ेगा कि यार ये क्या है मैटर, ये राशि, ये नक्षत्र जी और ये भाव, तो उसमें हमें 2-3 मिनट के लिए एंटर करना पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटा ये है कि ये 12 भाव जो बेसिकली ये है कि आपका जन्म पहला भाव है, जी आपकी कदकाठी कैसी होगी, आप लंबे होंगे, दुबले होंगे, पतले होंगे, एनिमिक होंगे, ज्यादा गुस्से वाले होंगे, बहुत बुद्धिमान होंगे, बहुत ठंडे दिमाग के होंगे, ये कैसे होंगे, ये आपका लग्न यानी पहला भाव बताएगा। ये सबके लिए है, बस डिफरेंस क्या आएगा, वहां पे उस भाव में राशि कौन सी बैठी हुई है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ है, किसकी दृष्टि है, कौन से नक्षत्र का उसके ऊपर प्रभाव है। इसके कारण हम ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ये छोटे कद का होगा, गोल मुंह का होगा, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत प्रॉस्पेरस होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। जी दूसरा भाव आपके कुटुंब यानी कि मैनिफेस्टेशन, कैसे परिवार में जन्म हुआ है, आपके माँ बाप ने आपको जन्म देने से पहले कुछ प्लान किया था क्या, आपके आगमन को लेकर के वो हैप्पी फील कर रहे थे, या उनसे गलती हो गई, जी या पता ही नहीं चला, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसकी वजह से भी आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो जाए, जी आपकी वाणी में बदलाव आ जाए। आपकी वाणी कैसी होगी, तीखा बोलोगे, गाली गलौज के बगैर बोल नहीं पाओगे, कि मीठा बोलोगे, कम बोलोगे, कि बक 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 की करते रहोगे, क्या करोगे। ये दूसरा भाव, सबके लिए ही है ये दूसरा भाव। जी पर नेचर चेंज हो जाएगा कैसे, कौन सी राशि बैठी हुई है, जी कौन सा ग्रह का प्रभाव है, किस नक्षत्र के प्रभाव में,
तीसरा आपका सिबलिंग्स, भाई बहन। सबसे पहले छोटी यात्रा किसके साथ करते हो आप? घर से बाहर निकलते हो जी तो छोटा बच्चा है अपने बड़े बहन या बड़े भाई के साथ निकलेगा, हैप्पी। जी। मम्मी पापा के साथ तो निकलता ही है, जी 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 लेकिन जब वो सिबलिंग्स के साथ निकलेगा, भाई बहनों के साथ निकलेगा, और बाहर निकल करके जब दोस्ती करेगा, कैसे लोगों से दोस्ती हो रही है? एडिक्टों के साथ दोस्ती हो रही है, पढ़ने लिखने वालों के साथ हो रही है, स्पोर्ट्स पीपल के साथ दोस्ती हो रही है, कैसी दोस्ती हो रही है? ये तीसरा भाव। ये तीसरा भाव बताएगा। चौथा भाव आराम की प्रवृत्ति क्या है? घर, गाड़ी, वाहन, आराम की विषय वस्तु आपको कैसी प्राप्त होगी? कितना आराम सुकून रहेगा आपके घर में? सुकून किससे पता चलता है? माँ से। सबसे ज्यादा सुकून बच्चे को कब प्राप्त होता है? पैदा होने के बाद माँ से, जब वो चिपका होता है। जी तो चौथा भाव माँ का भाव भी कहलाया जाता है, एंड देयरफॉर सुकून का भाव कहलाया जाता है, एंड देयरफॉर आरामदायक विषय वस्तु भी वहीं पे इंक्लूडेड है। मींस लग्जरी जो रहती है। अब अंबानी, जो आपके लिए लग्जरी है वो अंबानी के लिए नहीं है। अब ये सब रिलेटिव हो जाएगा। जी 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 पांचवा भाव आपके अध्ययन का है। स्कूल कॉलेज में आप कैसा परफॉर्म करेंगे? आसानी से चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जी क्या परिस्थिति है? आपका फाइनेंस के ऊपर कैसा रोल रहेगा? आप गैम्बलिंग ओरिएंटेड तो नहीं हो जाएंगे कहीं? आप कैसे, वो सारी प्रवृत्ति, आपका एजुकेशन और आपका यूज जी उस एजुकेशन का कैसा रहेगा? ये आपका फिफ्थ भाव है। छठा भाव का मतलब क्या हो जाएगा? छठे भाव से आपके रोग, जी ऋण और शत्रु का पता चलेगा। किस किस्म के रोग होने की संभावना है आपको? किस किस्म का ऋण लेंगे आप? ऋण आपके लिए उपयोगी होगा कि नहीं होगा, कि दुश्मन बना देगा? यह आपके छठे भाव से पता चलेगा। लेकिन इसी भाव से यह भी पता चलेगा कि आप चैलेंजेस को कैसे ले रहे हैं। अच्छा सेवा भाव भी इसी से पता चलेगा। कोई आदमी बहुत अच्छी अगर नौकरी करना चाह रहा है और छठा भाव कमजोर है, नहीं कर पाएगा। सातवां भाव आपके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड होगा। लंबी यात्रा भी उसी से है। लंबी यात्रा कब करता है आदमी? जब वैवाहिक जीवन में विवाह होने के बाद, जब आप अपना घर बनाने की कोशिश जी। कर रहे हैं, आप अपने करियर को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स व्हेन यू मूव फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा जी विद योर बेटर हाफ। जी वो सातवां भाव। और इसीलिए सातवां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सातवें घर में जो बैठेगा वो सीधा आपके पहले घर को देखेगा। यानी कि आपको फिजिकली कितने आप कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल हैं, ये आपके सातवें भाव से डिफाइन हो जाएगा। आपको अगर सही परिस्थिति नहीं मिल रही है आपके सातवें भाव से, तो आपकी वाइफ की वजह से आपके लाइफ में कंफर्ट नहीं आएगा, आपके लाइफ में डिस्कंफर्ट आ जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा। उल्टा पड़ जाएगा। जी आठवां भाव रिसर्च का भाव होता है। आठवां भाव लंबी बीमारी का भी भाव बताता है। आठवां भाव आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बारे में भी आठवें भाव से बहुत कुछ पता चलता है। आठवां, आप सोचिए, आठवें भाव को आयु भाव कहा जाता है, लेकिन लंबी बीमारी भी वही पता चलती है कि नहीं? मजेदार कॉन्ट्रडिक्शन। जी क्यों कह रहे हैं ऐसे? उम्र लंबी आपको कब लगती है? जब बीमारियां ना हो। जब दुख होता है, ओके, तब समय कटता नहीं है। अच्छा लगता है हे भगवान ये कट जाए। जी उम्र छोटी कब लगती है? जब मजे में- मजे में निकल गया समय। अरे यार, ये तो पता ही नहीं चला इतना समय निकल गया यार। जैसे लोगों का कॉलेज टाइम निकल जाता है। निकल जाता है। हैप्पी टाइम्स गो फास्ट, जी बट ट्रबल टाइम्स बहुत स्लो। टेक टाइम टू गो। इसीलिए कहा जाता है आठवां भाव आपकी उम्र, फिजिकल उम्र कितनी है, उसका क्वालिटेटिव अगर मूल्यांकन करना है, जी। आठवें भाव से पता चलेगा। और नवां भाव आपके पिता का भाव होता है। आपके पिता से दिए गए, प्राप्त किए गए आपको जो सीख होती है, जिसका आप उपयोग करते हैं अपने लाइफ में, अपने भाग्य को बनाने में जिसका उपयोग होता है, वो नवां भाव कहलाता है। 10वां भाव आपका कर्म है। आप समाज में कैसे कर्म कर रहे हैं, आपका करियर किस ये टाइप का। प्रेजेंट वाला होता है। हाँ, नवा प्रेजेंट का होता है। नवा प्रेजेंट का होता है, मतलब पिछले जन्म का नहीं। इस जन्म में आपको क्या प्राप्त हुआ है, कायदे से
पुराने जमाने में ये कहा जाता था ना कि माँ सिक्योर करती थी, माँ लाड़ देती थी, लेकिन बाप जो है वो ठोक पीट करके आपको कोई ना कोई ऐसा स्किल सिखा देता था जी कि जो आप अपने जीवन यापन में आप उसका इस्तेमाल करते थे। जी तो नवा भाव, इसीलिए डेस्टिनी का भाव भी नवा भाव माना जाता है। क्यों? क्या स्किल्स सीखे आपने जब आपका सीखने का टाइम था, जी जिससे आपका प्रारब्ध स्थापित हो। तो नवा भाव वो है। जी 10th भाव आपका कर्म का है, समाज में क्या कर्म कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी समाज में प्रतिष्ठा क्या होगी, ये 10वां भाव है। जी 11वां भाव आपके इच्छा की पूर्ति का भाव है। कर्म आपने कर लिया, उससे लाभांश आपको इतना प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि आप अपने डिजायर्स को आप पूरा कर सके। जी और 12वां भाव मुक्ति का भाव है। पहला भाव जन्म और दूसरा भाव एग्जैक्टली ऑपोजिट, मुक्ति। तो हर भाव से 12वां भाव उसका ऑपोजिट है। दूसरे भाव में अगर आपका फैमिली है जी तो 8वां भाव उसका जस्ट ऑपोजिट है। दूसरे भाव में अगर आपकी सेविंग है तो 8वें भाव में उसका जस्ट ऑपोजिट है। जी पहले का 12वां, दूसरे का 12वां, ऐसे करके ये भाव 12 हो गए। अब इन 12 भाव में कौन सी राशि आकर के बैठी है, इससे डिपेंड करेगा कि उस भाव में आपकी प्रवृत्ति उस भाव को लेकर के क्या होगी। और फिर इन राशियों में कौन से ग्रह आकर के बैठे हैं वो फर्दर क्वालिफाई कर देंगे कि आपकी कौन सी राशि, कौन सा भाव आपके लिए उपयोगी प्राप्त प्रूफ होने वाला है या कहां आपको चैलेंजेस प्राप्त होने वाले हैं। अब क्या इसका कोई मैथमेटिकल तौर तरीका है कैलकुलेट करने का? है, और उसे हम अष्टक वर्ग कहते हैं। अष्टक वर्ग। वहां एक्चुअली कैलकुलेशन होता है। वहां ये देखा जाता है कि हर भाव में लग्न से लेकर के सारे आपके जितने ग्रह हैं वो उनका पर्सपेक्टिव उस पर्टिकुलर भाव के लिए आपके लिए क्या है, जी वो वहां पे आपको मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मदद कर रहा होगा, ज्यादा मदद कर रहे होंगे, अंक ज्यादा हो जाएगा। कम मदद मिल रही होगी, अंक कम हो जाएंगे। तो जिस भाव में आपके अष्टक वर्ग के अंक ज्यादा हैं वो आपको बता देगा ज्योतिष कैलकुलेट करके कि भैया ये तुम्हारे कर्म और लाभ में तुम्हारे अंक बहुत अच्छे हैं, अच्छा तो यहाँ ध्यान दो। पर भैया तुम्हारे 7वें भाव में अंक बहुत कम है, तुमको जो है अपनी पत्नी या के पति से बहुत लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। आप वहां अपनी आकांक्षाओं को जरा थोड़ा सा सीमित कर लें। सो दिस इज हाउ दीज कैलकुलेशंस विल हेल्प। जैसे आपने लग्न की बात करी, तो लग्न चार्ट को हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो ये जितनी भी चीजें आपने बताई हैं, 12 हाउसेस, 9 ग्रह और 12 राशियां जहां जहां बैठे हुए, जो अष्टक वर्ग की बात करें, तो यही वो पूरा ब्लूप्रिंट है। ये दो अलग अलग चीजें। अष्टक वर्ग तो कैलकुलेट अलग होता ही है जी, यूज बहुत कम लोग करते हैं, मतलब मैंने बहुत कम पंडितों को देखा है। बल्कि जब भी मेरी मदर जैसे बहुत ही रिलीजियस प्रवृत्ति की हैं जी, और इन सब चीज़ों के जब चर्चाएं होती हैं तो कई सारे पंडितों का आना जाना होता है घर पे। और मेरे साथ जब चर्चा होती है तो मैं सबसे पहले उनसे ये समझने की कोशिश करता हूँ कि अष्टक वर्ग वगैरह इस तरीके के मेथोडोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी, अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं ये समझ लेता हूँ कि बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे इनकी चर्चा होगी, जी, तो इनको ज़्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। बट नेवरदलेस जो आपने कहा लग्न चार्ट, जी, चार्ट ऐसे 64 हैं ओके, जो एक सबसे महत्वपूर्ण या प्राइमरी माना जाता है। इफ नॉट महत्वपूर्ण सारे हैं, जी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है आपका, ओके, किस विषय को आप डीपर अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आप चार्ट चूज करेंगे। लेकिन प्राइमरी जो है D1 चार्ट जिसको कहते हैं, जिसमें आप लग्न चार्ट जिसको कहते हैं, जी, लग्न चार्ट प्राइमरी है, ये एक मैप है जी, आपका। पर इसको फिर आपको कंफर्म करना पड़ता है, कम से कम नवांश D9 चार्ट जिसको कहा जाता है, नवांश को भी देखना होता है। तो मतलब क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट, कि ऐसा भी होता है कि कई बार आपके D1 चार्ट में ग्रहों की परिस्थिति, कुछ ग्रहों की परिस्थिति खराब नजर आती है, जी, लेकिन वो एक्चुअली में खराब हैं। अगर ये मुझे कंफर्म करना हो तो कैसे करूंगा मैं? एक मेरे को मैथमेटिकल टूल मिल गया अष्टक वर्ग, वो मेरे को थोड़ा सा मुझे ये
ट्यून कर देगा कि अरे यार इतना खराब नहीं बोलना है इसको, हाँ अरे यार इतना अच्छा भी नहीं बोलना है इसको। या गुरु बैठे हुए हैं लग्न में, जी और कहा जाता है कि गुरु अगर लग्न में बैठे हुए हैं तो 1,00,000 योनियों के बराबर आपको जो है फल प्राप्त होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अष्टक वर्ग में आ रहे हैं 19 अंक, वही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। है 29 अंक कहा जाता है कि कम से कम हो तो अच्छा है, जी आ रहे हैं 19 अंक। तो फिर अब मैं यहाँ पे अब लग्न चार्ट देखूंगा तो अरे वाह गुरु बैठा हुआ है लग्न में, मजा आ गया, बहुत अच्छा हो गया, चलो पार्टी करें। जी लेकिन जब मैं रेफरेंस देखता हूँ अष्टक वर्ग में, अरे यार ये तो अंक कम हो गए। अब अगर मैं नवांश में देख रहा हूँ जी और वहां जो है गुरु की परिस्थिति लग्न की तुलना में कहीं खराब हो रही है, जी गलत परिस्थिति में जाकर के बैठ गए, तो अष्टक वर्ग ने भी मुझे बता दिया कि ये उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जितना कि लग रहा है, जी और नवांश ने भी बता दिया कि अरे यार यहाँ तो वाकई में ये तो डिग्रेड हो रहा है। उल्टा कर लीजिए, जी लग्न चार्ट में लगे कि अरे यार ये तो बहुत खराब माहौल है, पर अष्टक वर्ग में लग रहा है नहीं यार अंक तो अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, जी और फिर नवांश में लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो इंप्रूव कर रहा है। तो अगर मैं ये 2-3 रेफरेंस पॉइंट नहीं लूंगा तो मैं सिर्फ D1 यानी लग्न चार्ट को देख करके अगर मैं आपको कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं जाने अनजाने में मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूं, जी उल्टा मैं कहीं ना कहीं नुकसान न कर दूं। जी तो लग्न चार्ट, अब किसी का करियर देखना है जी तो करियर अगर देखना है तो मुझे D10 देखना पड़ेगा। D10 हाँ मतलब D1 लग्न चार्ट को कहते हैं, D9 नवांश को कहते हैं, D10 करियर को देखने। तो इस तरीके से हर कैटेगरी के लिए एक अलग चार्ट है basically। अलग चार्ट है, जी उस तरीके से हम पूरे के पूरे चार्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं उसको प्रधान मान करके। ओके तो आपका क्वेश्चन कि ये ब्लूप्रिंट है, यस इन अ सेंस, बट क्या अपने आप में सफिशिएंट है? नहीं, जैसे आपने बात करी अष्टक वर्ग की कि अंक जो आते हैं वो आपकी जो भाग्य है बेसिकली उसको बताते हैं कि अगर 29 से ज्यादा आ रहे हैं बहुत अच्छा भाग्य होगा, अगर 29 से कम आ रहे हैं तो थोड़ा काम चलाओ सा है। तो ये अंक कैसे डिराइव होते हैं? कैलकुलेट होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके लिए तो क्या होता है कि आपके जो 12 भाव हैं जी उसमें जो 12 राशि है और जो 9 ग्रह हैं ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप ये बताइए आपके जीवन में है कोई एक हिस्सा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो? पूरी लाइफ इंपॉर्टेंट है। पूरी लाइफ इंपॉर्टेंट है। जी तो जो हमने 12 सेक्शंस बताए ये सारे सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जी अब हर ग्रह जो भी जहां बैठा है वो टाइम में आपके अलग अलग भाव को इंपैक्ट करेगा, क्योंकि जो जहां बैठा है वो वहीं तो नहीं बैठा है ना, जी। वो वहां बैठा है का मतलब क्या होगा? जो आपके ग्रह चार्ट में बैठे हैं वो वहां बैठे हैं का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका जन्म 7 सितंबर 2025 को अभी 4 बजे हुआ, जी तो इस समय पे आपके जन्म समय पे भोपाल में कौन सी राशि पूर्वी आकाश में सबसे करीब है आपके? जी यहां भोपाल में आपका जन्म हुआ आज इस टाइम पे पूर्वी क्षितिज में जी सबसे करीब राशि कौन सी है? तो जो राशि आपके क्लोजेस्ट होगा वही आपका लग्न बन जाएगा, यानी कि आपके शरीर, मन, मस्तिष्क और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उस पर्टिकुलर राशि का सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। दैट इज योर लग्न। जी और उस राशि के अगली वाली राशि जो है वो आपके अलग अलग सेक्शंस का आधिपत्य उनके पास आ जाएगा। तो कुंडली में अगर आप देखेंगे तो गणना उल्टी चलती है। आप अगर 1 2 3 4 लिखेंगे तो 1 2 3 4 Clockwise ऐसे लिखेंगे। क्लॉकवाइज लिखेंगे। जी। कुंडली में गणना उल्टी चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ये बहुत बड़े साइंस का डिपिक्शन है, इसके ऊपर भी हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। जी अभी भी कर सकते हैं, 1 सेकंड लगेगा बेसिकली जी मुश्किल बता से दीजिए कि, और यहाँ आप सबके लिए ये सोचने की विषय वस्तु है कि उस जमाने में जब कुंडली बनाई जा रही थी हजारों वर्ष पहले, जब हमें वेस्टर्न साइंस को ये नहीं पता था कि धरती सूर्य की परिक्रमा कर रही है कि सूर्य धरती की परिक्रमा कर रहे हैं,
हमारे यहाँ पे कुंडली की व्यवस्था ऐसी बना दी गई कि सूरज पूरब में उगते हैं, पश्चिम में डूबते हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है, ऐसा होता नहीं है। ये हमें प्रतीत होता है ऐसा क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि पश्चिम से पूरब की दिशा में धरती का मूवमेंट है जी। क्योंकि वो पश्चिम से पूरब की तरफ में धरती का मूवमेंट है, इसीलिए हमें सूरज पूरब से उगता हुआ नजर आता है। और इसीलिए हमने कुंडली, क्योंकि हम धरती पे रह रहे हैं और धरती से हम सारे क्षितिज को देख रहे हैं जी। इसीलिए हमारी गणना एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो जब कुंडली की गणना लोगों ने शुरू करी होगी तब उनको ये पता होगा कि धरती परिक्रमा कर रही है सूरज के रादर देन अदरवाइज जी। तभी तो ऐसी कुंडली का चाल वो लोग कर पाए जी। है ना। निकोलस कोपरनिकस 15th सेंचुरी में आकर के बता रहे हैं कि धरती जो है सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, सूरज धरती के इर्द गिर्द नहीं घूम रहा है। और उससे पहले पूरा का पूरा चर्च, पूरा का पूरा क्रिश्चियन रिलीजन जो है वो इसी बात पे था कि नो, सूरज घूम रहा है, सूरज इज मूविंग अराउंड द अर्थ, अर्थ इज प्राइमरी। तभी तो साइंस वर्सेस नॉन साइंस के ये जो क्वेश्चन उठता है कि क्या ये साइंस है, ये पहली बार तब ये क्वेश्चन इमर्ज हुआ था कि अरे क्रिश्चियनिटी की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो साइंस नहीं है, हम नहीं मान रहे इनको, ये लोग तो जला दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, इस बात पे उस बात पे, हम तो वील ओनली गो बाय द फैक्ट्स। तब से ये क्वेश्चन इमर्ज कर रहा है जो कि आज तक ये चला आ रहा है, विच इज इररिलेवेंट। कमिंग बैक, लग्न जो क्लोजेस्ट है आपके राशि जी, और उसके बाद अगर 1 नंबर है तो यानी मेष राशि, 9 नंबर है तो धनु राशि, 12 नंबर है तो मीन राशि, और पहला जो भी रहेगा उसके बाद वाला आ जाएगा। तो यानी 1 है तो दूसरा भाव 2 नंबर हो जाएगा, तीसरा भाव 3 नंबर, आखिरी भाव 12 ऐसे करके वो एक एक पे राशियां सेट हो जाएंगी। बस आपको लग्न पता करना है, बाकी ऑटोमेटिक है जी। इसीलिए लग्न इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग्न नहीं पता होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से भाव में कौन सी राशि आ रही है। दिस इज व्हाई लग्न इज सो इम्पोर्टेंट। और लग्न क्या है? दैट राशि विच इज क्लोजेस्ट टू यू व्हेन यू आर बोर्न। बट आपका जन्म तो हो गया, अब क्या राशि वही रहेगा? जी, वो तो मूव करता रहेगा। जी। तो जब वो मूव करता रहेगा तो अलग अलग टाइम पे वो कैसे असर करेगा, ये सिर्फ आप लग्न चार्ट को देख करके नहीं कह पाएंगे। ओके। तो क्वेश्चन आपका ये था कि नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते? एग्जैक्टली। अब क्या होगा कि जब ये मूवमेंट में है, मूवमेंट में रहेंगे, तो यानी हर ग्रह हर राशि में कोई ना कोई असर डाल रहा है। जी। वो असर क्या डाल रहा है? या तो उस राशि से रिलेटेड प्रवृत्ति को वो सपोर्ट कर रहा है या वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर वो सपोर्ट कर रहा है वो पर्टिकुलर ग्रह, तो 1 अंक मिल जाएगा उसको। ऐसी लग्न सहित 7 ग्रहों का सपोर्ट या नो सपोर्ट हम कैलकुलेट करते हैं प्रत्येक राशि में। और बाकी जो 2 रह गए, राहु केतु, क्योंकि वो शैडो ग्रह हैं जो इसलिए उनको हम नहीं कैलकुलेट करते। ओके। यहाँ पे हम, क्योंकि हमको फिजिकल मास चाहिए जी, एक्चुअल मूवमेंट चाहिए, फिजिकलिटी होने की जरूरत है, इसीलिए 7 ग्रह और 1 लग्न। तो बेसिकली अगर 7 ग्रह हर एक फैक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो एक एक पॉइंट जुड़ता चला जाएगा। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वहां हम डॉट बनाते हैं या शून्य। मैं आपको पहली बात बताऊं, एंशियंट मोस्ट लिटरेचर जहां मुझे शून्य का उपयोग दिखता है वो अष्टक वर्ग में दिखता है। अच्छा, क्योंकि या तो आपको हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है तो आपने डॉट बिंदु डाला हुआ है। जी। बिंदु शून्य का रूप भी ले सकता है। जी, बिंदु या शून्य बना दिया वहां पे। आज भी 9 पॉइंट्स। एग्जैक्टली। आज भी जब हम सर्वाष्टक बनाते हैं, भिन्नाष्टक बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ अंक बिंदु यही चलता है। जी। और ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ, कह लीजिए, कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है? 1010 बाइनरी। जी। दिस इज द एंशिएंट मोस्ट फॉर्मेट ऑफ बाइनरी that I have come across. I am so proud of astrology, you know, just by virtue of their insightful formats, कि जिसको आज हम
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन सो फोर्थ में यूज कर रहे हैं, वो पेपर पे यूज कर रहे थे तब जब पेपर का आविष्कार भी नहीं हुआ था। सही बात है, ताम्र पत्रों पे बनता था। पता नहीं काय पे, जमीन पे, रेत पे, मिट्टी में, क्ले पॉट पे, आई डोंट नो वेयर। तो जैसे आपने बात करी कि अष्टक वर्ग के पॉइंट्स, तो ये मिनिमम कितने होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? इसमें एक नॉर्मल रेंज ये कहा जाता है कि 28 के ऊपर अगर है जी, तो गुड है, ओके, 30 के ऊपर अगर जा रहा है तो एक्सेलेंट है। वो जिन जिन भाव में आपको 30 अंक मिल रहे हैं एंड अबव, वो बहुत शानदार है। और अगर किसी में 5 से कम मिल रहा है तो जितना कम जाएगा उतना चैलेंजिंग सेक्शन होगा। बारह राशियां कौन सी हैं और इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती ओके, तो 12 राशि बेसिकली क्या है, इसको आप फिजिकली फील कर सकते हैं। है? ओके, तो आप किसी दिन रात में जी छत पे बैठे हैं आराम से और आकाश की तरफ देखें, आकाश खुला हो, जी बादल ना हो, तो आपको तारे दिखेंगे। जी, अब जब आप लगातार तारों को देखते रहेंगे, एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, साल, 2 साल, 5 साल, तो आपको एक पैटर्न नजर आना शुरू होगा। तारों का पैटर्न ऐसा है जिसमें 27 + 1 28 पैटर्न क्लियर कट हैं जो चेंज नहीं होते, जिनको नक्षत्र बोलते हैं। जिनको नक्षत्र बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ तारे मिलकर के, तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि आप एक सर्कुलर इलेप्टिकल रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं। उस रोड को आपने ऑब्जर्व किया कि इसको हम 27 से 28 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जहां जिस जगह पे हैं वहां पे आपका आउट व्यू कैसा है, माइलस्टोन्स क्या है। जी, तो नक्षत्र कुछ नहीं है, तारों के 27 से 28 एक पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं जो कभी मूव नहीं करते, वो वही हैं, वो हजारों लाखों वर्षों से वही हैं। वो आपका पेरिमीटर हो गया जी, और इन्हीं पेरिमीटर के इर्द गिर्द आपके ग्रह मूव कर रहे हैं। तो अब कौन सा ग्रह कहां है ये डिसाइड हो जाता है कि वो किस नक्षत्र यानी कि तारे के किस समूह के शेप के पास है। ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। जी, अब 2 से 3 मिनिमम 2 ऐसे पैटर्न्स जी, प्लस किसी तीसरे नक्षत्र का पैटर्न का एक हिस्सा, जी, जब आप आपस में मिला लेते हैं तो वो एक राशि बनती है। अच्छा, अब आप इसको इस तरीके से देखिए, आप आसमान में देख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? पूरा आसमान दिख रहा है। अब आप उसको एक सर्कुलर या एलिप्टिकल शेप में देख सकते हैं। जी, यानी कि उसको अगर डिग्रीज में हम नापेंगे कैसे, कितना किलोमीटर दूर है, किलोमीटर में नहीं नाप सकते। तो नापने का क्या तरीका होगा, आप उसको 360 डिग्री में नाप सकते हैं। बिल्कुल। अब इस 360 डिग्री में आप अगर कैलकुलेट करें, एक्चुअली अगर आप इस नॉलेज के साथ आकाश को देखना शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा हर 13 डिग्री 20 मिनट के एंगल पे आपको तारों के समूह का शेप चेंज होता दिख रहा है। और ये वही है, ये मूव नहीं करेगा। जी, हर 30 डिग्री पे 2 से 3 नक्षत्र आपस में मिलकर के एक और शेप बना रहे हैं, एंड दैट इज योर राशि, एंड देयरफॉर 360 डिवाइडेड बाय 12 इज 30। यानी कि आकाश के 30 डिग्री के कोण को आप एक राशि कहते हैं, और इसीलिए आपके 12 राशियां हैं, इसीलिए आपकी कुंडली में 12 भाव है, क्योंकि 13वीं राशि ही नहीं है तो आपको 13वां भाव चाहिए नहीं। बिल्कुल। आप 11 भी नहीं कर सकते क्योंकि राशि 12 है।
12 ही हो सकती है, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाय 12 इज 30 डिग्रीज। 30 डिग्री और 30 दिन का महीना, कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है? जी। So what is happening? What is the center point here? Sun. हर एक डिग्री पे। सन का मूवमेंट हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सन का मूवमेंट। जी। किताब में सन मूव नहीं कर रहा है, हम मूव कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बैठे हुए सन का मूवमेंट देख रहे हैं और हमें ये लग रहा है कि 0 से 30 डिग्री तक सन एक ही राशि में है, और जैसे ही वो 31st डिग्री में एंटर करता है वो दूसरी राशि में एंटर कर जाता है। इसीलिए आपके महीने कैलेंडर के बदलते हैं। लेकिन सर कभी कभी किसी महीने, मतलब जो हम अपना कैलेंडर देखें तो कोई 30 दिन का है, कोई 31 दिन का, और फरवरी तो 28 दिन का ही है। हाँ, वो हम चंद्रमा, इसीलिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ज़ोडिएक को फ्रीज कर दिया गया हुआ है। हमारे यहाँ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैलेंडर नहीं चलता है। हमारे यहाँ वो फागुन माह के ये हमारा अमावस्या से अमावस्या, पूर्णिमा से पूर्णिमा चलेगा। 15-15 दिन का जो एग्जैक्टली। तो कभी 15 दिन का ही होगा कि नहीं होगा जी। किसी दिन एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, किसी दिन 2 दिन कम हो जाएगा। इसीलिए साल में वो एक कौन सा हम अधिक मास जो कहते हैं, जी। अधिक मास का क्या मतलब है? इसी टोटल ट्रांजिशन ऑफ सन को आपके कैलेंडर के साथ इक्वेट करने के लिए आप एक अधिक मास लेकर के आते हो कि कुछ साल बाद एक अधिक मास ले आएंगे कि जितना भी आपका लॉस, एक्स्ट्रा मास, अधिक मास, एग्जैक्टली जो भी डेफिसिट या एक्स्ट्रा हो रहा है वो आपके अधिक मास में वो बराबर हो जाएगा और आपका पंचांग वापस से सेटल होकर के आगे चला जाएगा जी। सो कमिंग बैक टू राशि, सो राशि इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध, मंगल, ये सारे, अब आप सोचिए आपका जन्म हुआ है अभी आज, और आज पंचांग में मैं देख करके एक अच्छा आगे आपके पूर्वी क्षितिज पे सबसे करीब जो राशि ये है, और इससे आखिरी यानी 12वें पे वो चली जाएगी, तो जो आखिरी राशि होगी तो यानी कि मेष राशि अगर आपकी आज सबसे करीब है तो जो आपसे सबसे दूर राशि होगी वो मीन हो जाएगी, क्योंकि वो एक नंबर पे है, एक से क्योंकि वो हमसे आखिरी पे है। जो भी मेरे सबसे करीब रहेगा उसका आखिरी कौन होगा मुझे पता है पंचांग से जी। और इस तरीके से आपके नक्षत्र के माध्यम से राशि और राशि के माध्यम से आपके कुंडली के 12 भाव को हम पॉपुलेट करते हैं, और इन्हीं के रेफरेंस में हम ग्रहों को भी देखते हैं कि मंगल बैठा है आपके लग्न में, मंगल बैठा है कैसे पता? तो लग्न में राशि कौन सी है क्लोजेस्ट जी, वो पता है। तो मंगल कहाँ? वहीं लग्न के पास है कि किस राशि के पास अभी करेंटली आपके प्लैनेट का मूवमेंट है, करेंटली आपके प्लैनेट का किस नक्षत्र और किस राशि में मूवमेंट है, उस हिसाब से आपकी कुंडली में वो प्लॉट हो जाए। तो ये जो आपने 12 राशियों की बात करी, ये कौन कौन सी होती है? मेष राशि पहला है, दूसरा वृषभ है, तीसरा जेमिनाई है, चौथा कर्क है, पांचवा सिंह है, छठा आपका कन्या है, सातवां तुला है, आठवां वृषभ जी, सॉरी वृश्चिक, वृश्चिक, नवा धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन। अब इनका नंबर ये गए जी, बस अलग अलग पैटर्न में वो फॉलो करते वो रहेंगे। डिपेंड करेगा कि आपके जन्म के समय लग्न के हाँ, पास कौन सा है। Exactly. ओके, है ना, तो उसके हिसाब से ये इनका पोजीशनिंग हम पता कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जब मेरा जन्म हुआ तो लग्न के पास जो राशि थी वो मेरी राशि हो गई, और फिर वो चेंज होती रह रही है हर हाउस में। तो क्या एक इंसान की एक ही राशि होती है या एक से ज्यादा राशियां हो सकती है? राशि, एक तो राशि है जो सबके लिए 12 राशियां कॉमन है जी, सबके लाइफ में इनका असर होगा ही, लेकिन आपकी राशि क्या होगी ये इस बात पे निर्भर करेगा कि आपका चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है। जब आपका जन्म हुआ उस वक्त चंद्रमा कौन से 30 डिग्री के एस्पेक्ट में था। भाई आप ऐसे समझो ना, ये सारे चांद सितारे
प्लैनेट्स आकाश में है। कहाँ है? ये 360 डिग्री में कहीं ना कहीं है। जी। लग्न आपके लिए सबसे पहले क्या बता रहा है कि क्लोजेस्ट राशि आपकी कौन सी है। आप ये भी पता कर सकते हैं कि उस वक्त कौन सा प्लैनेट किस राशि, यानी कि कौन से तारे के समूह के पास है, जी। ये पता चल सकता है। चंद्रमा आपके उस वक्त जन्म के समय किस राशि में था, वो एक्चुअली आपकी अपनी राशि हो जाए, जो हमारे स्वभाव पे इम्पैक्ट डालेगी हर चीज है। ओके। इसलिए चंद्र कुंडली भी बहुत महत्वपूर्ण कुंडली मानी जाती है। ये हम लोग डीप जाते जा रहे हैं और अलग अलग चीजें निकलती जा रही हैं। एग्जैक्टली। ओके। चंद्र कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक है। जी। आप कैसा फील करेंगे, आप में फीलिंग की इंटेंसिटी क्या रहेगी, जी। आपके फीलिंग्स में कितनी गंभीरता रहेगी या कितना उछाल रहेगा, आप कितने जंपी होंगे या आप कितने ग्रेविटी ओरिएंटेड होंगे, ये सारी चीजें हम चंद्रमा से आंकते हैं। क्यों आंकते हैं? चंद्रमा एक क्लोजेस्ट टू द अर्थ है, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, जी। और जिस प्रकार हमारे ऋषियों ने कहा कि यार अगर समुद्र में उछाले मार रहे हैं, ये ज्वार भाटा जो होता है। लहरें, अच्छा। लहरें दिन में शांत रहती हैं, रात में या अर्ली मॉर्निंग बहुत तेज रहती हैं। जी। इसका क्या कारण हो सकता है? अमावस्या के समय पे उतनी तेज नहीं रहती जितनी पूर्णिमा के समय पे तेज रहती हैं। तो ऋषियों ने कहा कि यार ये पूरी धरती, अगर पृथ्वी 70-72% पानी है तो हमारा शरीर भी तो 70-72% पानी है। तो अगर ये जल स्रोतों में अगर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हो सकता है तो हमारे शरीर में नहीं पड़ सकता क्या? बड़े रिसर्चेस हुई हैं दोस्त इसमें। जी। कई बार कहा गया है कि आप पूरे दुनिया में पागलों की संख्या अगर सबसे ज्यादा देखनी है, आप पूर्णिमा के दिन देख लीजिए, मैक्सिमम पागल होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव अंदर हो रहा है। हो रहा होता है। जी। हिलोरे मार रही हैं, आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है बिल्कुल। सो चंद्रमा आपके किस राशि में है ये निर्धारित करता है कि आपकी खुद की राशि क्या होगी, आपकी चिंतन शैली क्या होगी, आप कितने ग्रेविटेशनल होंगे या उछल कूद करने वाले होंगे, जी। ये सब चंद्रमा से पता चलता है। तो इसीलिए लग्न की राशि वो जो जन्म के समय पे आपके स्थान, समय और तारीख के अनुसार जो क्लोजेस्ट थी, कहाँ? ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, ओके। पूर्वी क्षितिज पे, क्योंकि पूर्वी क्षितिज से ही सूर्य का उदय होता है, वहीं से दिन का आरंभ होता है। तो आरंभ को हमने पूर्वी क्षितिज एज ए रेफरेंस पॉइंट ले लिया, और उसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि कौन से ग्रह कौन सी राशि, यानी कि कौन से 2 और 3 नक्षत्रों के जो शेप साइज है उनके इर्द गिर्द कौन सा ग्रह है, और चंद्रमा ऐसे ही किस राशि के पास में है, वो आपकी वो एक्चुअली आपकी राशि राशि हो जाएगी। क्या कुंडली देख के ये चीज बताई जा सकती है कि आप आगे जाके किस फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं? कुंडली का सबसे अच्छा उपयोग किसी बच्चे की कुंडली देखने में ही है, ऐसा मेरा मानना है। बच्चा जन्म हुआ है, उसकी कुंडली अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें आप उसके सारे चार्ट्स को देख करके आप एक रोड मैप बना सकते हैं कि भाई माँ को कैसे बिहेव करना है अपने बच्चे के साथ, जी। पिता को कैसे बिहेव करना है अपने बच्चे के साथ। मींस प्लान्ड लाइफ हो जाएगी उस बच्चे की पूरी। नहीं, उसको पालने का तरीका, बच्चे के कुंडली में सूर्य और शनि दोनों एक साथ बैठ गए, जी। 90 भाव में बैठ गए, पिता का भाव, सूर्य और शनि एक साथ बैठ गए हैं। पिता की कुंडली में मंगल प्रवीण है, मंगल सूर्य प्रवीण है, यानी कि उग्र जो है टेम्परामेंट है बाप का, जी। और बेटा बेचारा शांत है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड किस्म का है। अब उसके ऊपर अगर उग्र व्यवहार होने लग जाएगा जी, तो वो बच्चे की मानसिकता कैसी हो जाएगी? तो ऐसे पिता को बोलना होगा कि भाई तेरे बेटे को गुस्सा भी आए तो भाई उग्र नहीं होना है, तो उसका भाग्य खराब कर देगा। जी। सूर्य और शनि एक साथ बैठ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका भाग्य खराब हो गया है,
लेकिन तू उसकी मानसिकता चौपट कर देगा अगर तू अपना सूर्य मंगल उसके ऊपर लादने की कोशिश करेगा तो। है कि नहीं? आपका 10वें भाव का स्वामी आपके छठे जा करके बैठा हुआ है। ऐसे बच्चे को आप आर्टिस्ट बनाने की कोशिश करने लग जाओ, प्लेयर बनाने की कोशिश करने लग जाओ, दिक्कत हो जाएगी उसको। पर वही उसको नर्सिंग, सर्जरी, डॉक्टरी, काट पीट के काम में आप लगा, बहुत अच्छा करेगा वो। तो मतलब आप बचपन में ही ये बता सकते हैं कि बिल्कुल। आगे कौन सा फील्ड किस फील्ड में अगर ये बच्चे को प्रोत्साहन दिया जाए तो उसमें वो एक्सेल करेगा, किस फील्ड में जबरदस्ती करी जाए तो भी वो नहीं अच्छा करेगा, और अगर जबरदस्ती करता भी रहा तो वो बहुत ही बुरा परफॉर्म करेगा। अगर मान लीजिए बच्चे की उम्र में किसी को नहीं पता था और वो 25 साल या 30 साल में आके अपनी कुंडली दिखाते हैं, देखा जा सकता है, बस उसमें उसको यही कहा जा सकता है कि उम्र का कुंडली से क्या ताल्लुक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जी कि कुंडली में सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि कौन कहाँ स्थित है, कुंडली के माध्यम से ये भी पता चल जाता है कि आपके कौन सी अवस्था जी में किस ग्रह की दशा महादशा चलेगी। हर एक कुंडली 120 साल के लिए बनती है। अच्छा हर एक व्यक्ति की कुंडली 120 साल के लिए बनती है। अब केतु से लेकर के आखिरी बुध तक आपके जितने ग्रह हैं सबको अलग अलग समय का सुपरविजन दिया गया है। ओके। और ये सारे के सारे उन 120 साल में आएंगे ही आएंगे ही आएंगे। आपके आयु में आपके अच्छे ग्रह, अच्छे राशि का समय काल कौन सा है और कौन सा चैलेंजिंग टाइम रहेगा, ये आपकी कुंडली से पहले से पता चल जाएगा। जी अब अच्छा काल आपका बहुत अच्छा था 8 वर्ष की उम्र से लेकर के मान लीजिए 10 वर्ष की उम्र तक, 10 वर्ष का ये बहुत ही अच्छा योग जी। था। इस योग में आपको अगर ये परामर्श नहीं मिल पाया तो बाय ग्रेस ऑफ गॉड कई बार ऐसा होता है कि आपके कुंडली की एनर्जी के हिसाब से आपका आचरण वैसा ऑटोमेटिकली हो जाता है, जी होता ही है। लेकिन अगर पहले से आपको उसके बारे में सचेत कर दिया तो आप वो टाइम का यूटिलाइजेशन करिएगा। 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये होगा कि पिछला जो 30 वर्ष निकल गए, उसका कुछ अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जी तो जो चीज आपको 12-15 साल की उम्र में शुरू करनी चाहिए थी, हो सकता है वो 30 की उम्र में भी अगर आप शुरू करें। अब आपके उसमें जो है शनि की परिस्थिति ऐसी है कि आपकी चीजों में अगर डिले होना है तो ठीक है भाई, डिले होना है तो इसीलिए आपको जो 12 साल 15 साल की उम्र में परामर्श मिलना था वो आपको 30 की उम्र में मिल रहा है। किसी की लाइफ में अगर होना ही नहीं है तो वो 70 साल की उम्र में अगर अपना दिखा रहा है कुंडली, जी तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? आप अल्टीमेटली यही बताओगे ना कि भाई आपको वानप्रस्थ आश्रम लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, जी। लेने में कहाँ जाना चाहिए, सपत्नीक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। आज के टाइम में तो ये सब नहीं होता है। आज के टाइम में इंसान 60-70 तक तो कमाता ही रहता है और उसके बाद वो अपने गृहस्थ जीवन में आ जाता है कि वो वानप्रस्थ तो नहीं होता है। तो ये सब जो कुंडली में लिखा है तो फिर कैसे मैच हो ये? नहीं तो वानप्रस्थ 70 साल की या किसी एज में वानप्रस्थ आने का मतलब क्या हुआ कि आपने घर के डे टू डे मैनेजमेंट से अपने आप को पीछे खींच लिया। ओके वानप्रस्थ जाने का मतलब ये नहीं है कि वन चले गए। आप चले गए तो बहुत अच्छा है, जी वन में चले गए तो बहुत अच्छा है। इसीलिए आप देखिए सास बहू की खटपट, बाप बेटे में खटपट जब वानप्रस्थ आश्रम को लोग प्रैक्टिस करते थे तब नहीं होती थी। घर में ही नहीं है माँ बाप तो बहू को क्या प्रॉब्लम होगी सास से, बाप को क्या प्रॉब्लम होगी बेटे से, या बेटे को बाप से। चले गए साहब आप तो अपने किसी ऋषि गुरु के पास वास करने के लिए वन में। अब न तो वन बचे वैसे, जी न वैसे वन में गुरु बचे जो आश्रम चला रहे हो। चला भी रहे होंगे तो बहुत महंगा होगा, हर आदमी जो है जा नहीं पाएगा, तो वो घर में बैठेगा। अब घर में बैठा है तो वो या तो इतना समझदार हो कि जो है वो अपने बहू बेटे के डेली के मैनेजमेंट में इंटरफेयर ना करे, जी और अगर कर रहा है तो फिर वो परेशानी होगी। तो आपके बुढ़ापे में आपके जीवन में परेशानी है कि नहीं है, ये तो कुंडली आपको इंगित कर देगा, जी या आप पहले से उसको बता सकते हैं। और किस टाइप की परेशानी होगी, क्या वो ज्यादा फिजिकल पेन रिलेटेड परेशानी होगी, क्या वो मानसिक परेशानी होगी ज्यादा, क्या वो घर के खटपट से रिलेटेड परेशानी होगी।
क्या वो बार बार हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड, ये तो आप कुंडली को देख करके बता सकते हैं। जी तो 70, ऐसा नहीं है कि कुंडली विश्लेषण समय के, उम्र के किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, लेकिन उस अवस्था से आधारित या उससे रिलेटेड जो विषय वस्तु है उसके ऊपर। अब 70 साल की उम्र में कोई आदमी आकर के कहे कि विल आई हैव अ गुड गर्लफ्रेंड और नॉट, दैट कुड बी अ गुड क्वेश्चन एंड इट इज अ गुड क्वेश्चन। मतलब वेस्ट में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, आई एम not enjoying my relationship, do I have the possibility of entering into a good relationship? जी So अगर आपके जीवन में वो क्वेश्चन है और उस अवस्था में, उस उम्र में भी वो क्वेश्चन आपके लिए वैलिड है, तो आपकी कुंडली से कुछ ना कुछ तो उसमें निकाला ही जा सकता है। ओके तो प्रश्न आपका जो भी है, यानी कि वो आपके मन को प्रभावित कर रहा है। आपके मन को अगर वो प्रश्न प्रभावित कर रहा है तो उसके संकेत आपकी कुंडली में अवश्य मिलेंगे। हम ढूंढ पाएंगे कि नहीं ढूंढ पाएंगे, ये हमारी परेशानी, कैपेबिलिटीज पे होगा। ये एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है। जी Am I capable of doing that or not? जी That is the question. शनि की दशा है तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है, तो नहीं, बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। अच्छा भी हो सकता है। तो ये जो 7.5 टर्म है, ये क्या है और ये कितना इफेक्टिव है? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 7.5 यानी 7.5 साल। जी अब गणित इसमें देखिए क्या है। सूर्य एक राशि में करीब 30 दिन बिताता है, 30 दिन के बाद वो दूसरी राशि में चला जाता है। इसीलिए सूर्य जब पहली से 12वीं राशि तक पूरा एक बार चक्कर मार लेता है जी तो वो आपके लाइफ में 1 साल के बराबर होता है। जी शनि को जैसे सूर्य को 30 दिन लग रहे हैं एक राशि भोगने में या उस राशि से ट्रांजिट करने में, यानी कि डिग्री वाइज वो 30 डिग्री ट्रैवल करने में, जी सूर्य को अगर 30 दिन लग रहे हैं तो शनि को 2.5 साल लगते हैं। एक राशि ट्रैवल करने। हाँ, एक राशि में अगर वो आ गए शनि जी तो 2.5 साल तक रहेंगे वो। यानी कि कुंडली के 12 भाव को पूरा करने में सूर्य को अगर 1 साल लग रहा है तो कुंडली के 12 भाव को एक सर्कल पूरा करने में शनि को 30 वर्ष लगेंगे। 12 दूनी 24, 12 पच्चे 60, 24 + 6 30, जी 30 साल लगेंगे। अब मजे की बात यहां है कि चंद्रमा जिस राशि में है, शनि कभी न कभी तो चंद्रमा की राशि में एंटर करने से पहले उसके पहले वाले राशि में होगा, जी उसमें वो 2.5 साल बिताएगा। वो 2.5 साल बिताने के बाद वो चंद्रमा की राशि में आएगा और वहां भी 2.5 साल बिताएगा, फिर उसके और बाद- चंद्रमा के अगले वाले राशि में भी आएगा तो वहां भी 2.5 साल बिताएगा। जी, तो जब शनि आपके चंद्र राशि के पहले वाले यानी उसके 12वें जी में पहुंचेगा तो वहां के 2.5 यानी 2.5 साल। चंद्र राशि में बैठा तो 5 साल, और चंद्र राशि के अगले राशि में बैठा तो 7.5 साल। ये 7.5 साल को 7.5 कहते हैं। अब वो 7.5 आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, किस किस्म के प्रॉब्लम्स देगा, या वो प्रॉब्लम्स देगा ही नहीं। अच्छा ऐसा भी है। क्यों नहीं? आपके चंद्रमा की राशि, उससे पहले की राशि और उसके बाद की राशि में अगर आपको अंक बड़े अच्छे मिले हुए हैं, यानी कि शनि आपके अष्टक वर्ग में आपको अच्छे अंक दे रहा है उस भाव में, तो काय को परेशान करेगा? तो बेसिकली 7.5 जो है वो किसी के लिए खराब है और किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी के लिए गुरु बहुत अच्छा है तो दूसरे के लिए गुरु बहुत अच्छा नहीं होगा। अच्छा शनि अगर आपके ऊपर मेहरबान नहीं है तो आप संपन्न नहीं हो सकते। जी गुरु अगर आपके ऊपर मेहरबान नहीं है तो आप बुद्धिमान और संपन्न दोनों एक साथ नहीं हो सकते। बेसिकली आपकी कुंडली में जितनी राशि हैं, जितने ग्रह हैं, ये सारे आपको कुछ न कुछ दे करके जाएंगे, कुछ आपको परेशानी दे करके जाएंगे। कब दे करके जाएंगे? क्या वो 7.5 का ही टाइम रहेगा? कोई जरूरी नहीं। जी मेरी 7.5 तो निकली अभी पिछले ही साल। 7.5 साल में तो मेरे को कुछ नहीं हुआ प्रॉब्लम।
लेकिन कहा जाता है कि जिसकी 7.5 लगती है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। अगर वो अंक कम है आपके उन भाव में, आपके वो भाव पीड़ित हैं, तो वहां परेशानी होगी। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि 7.5 पीड़ा देगी, ये जो जनरल स्टेटमेंट है, दैट इज नॉट ट्रू। जी 7.5 सबको पीड़ा देगी, नॉट ट्रू। 7.5 कुछ लोगों को पीड़ा देगी, तो पर ये स्टेटमेंट तो क्या गुरु सबको प्रभावित करेगा? हाँ, गुरु सबको पॉजिटिवली प्रभावित करेगा? नहीं। गुरु सिर्फ पॉजिटिवली प्रभावित करेगा? नहीं। बल्कि आप देखिए कॉन्ट्रडिक्शन, शनि जहां बैठेंगे वहां वृद्धि करवाएंगे, लेकिन जहां दृष्टि डालेंगे वहां नुकसान करवाएंगे। गुरु जहां बैठेंगे वहां कमजोर हो जाएंगे, मतलब वहां का नुकसान करवाएंगे, और जहां दृष्टि देंगे वहां पॉजिटिव कर देंगे। जैसे आपने 2 टर्म यूज किए, बैठना और दृष्टि देना। बैठना तो समझ आ गया कि वो किस हाउस में है, पर दृष्टि देने का मतलब क्या हुआ? हर ग्रह का कुंडली में जहां बैठेंगे जी वहां से दृष्टि देते ही देते हैं, मतलब इसमें रूल है। जी हर ग्रह जहां बैठेगा अपने ऑपोजिट भाव पे उसकी दृष्टि जाएगी ही जाएगी। जिसको जैसे आपने बताया था 2 का 8 पे, 3 का 9 पे, ऐसा वाला। 1 का 7 पे, जी 2 का 8 पे, 3 का 9 पे, 4 का 12 जी, पे, जी, जी। 5 का 11 पे, 6 का 12 पे, तो जो जहां बैठेगा अपने से ऑपोजिट जगह पे उसकी दृष्टि जाएगी ही जाएगी। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो इनके अलावा भी दृष्टि देते हैं। अच्छा। जैसे सबसे पहले मंगल की जो दृष्टि है वो चौथी दृष्टि भी होगी, 7वीं तो सबकी है ही है, 8वीं दृष्टि भी होगी। तो मंगल जहां बैठे होंगे जी। वहां से चौथा घर कौन सा है वो भी देखना होगा, और 8वां कौन सा है? और 7वें के बाद 8वां कौन सा है वो भी देखना होगा। गुरु जो है वो 5वीं दृष्टि देंगे 7वें से पहले, और 7वां तो देंगे ही देंगे, 9वीं दृष्टि भी देंगे। यानी कि गुरु जहां भी बैठे हैं वहां से 5वां भाव कौन सा है, 7वां कौन सा है और 9वां कौन सा है, इन तीनों पे उनकी दृष्टि जाएगी। अच्छा। ऐसी शनि है, शनि की दृष्टि तीसरी भी होगी, 7वीं तो होगी ही होगी, 10वीं भी होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कौन सा ग्रह कहाँ बैठ रहा है उसका असर होगा, और वहां बैठ करके वो किन भावों राशियों को देख रहा है, यानी जिसपे दृष्टि जा रही है जी उनपे भी असर होगा। अब वो असर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो कितना पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो कितना नेगेटिव होगा। अब ये फिर गणना में, कैलकुलेशन में एंटर करना। जैसे जैसे हम बात करते जाएंगे तो बातें निकलती जाएंगी, तो हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि हम और डिटेल में, जैसे भी हमारी ग्रहों की नॉलेज रह गई है, राशियों की नॉलेज रह गई है, और भी ऐसी कुछ मिथ्स होंगी जो आप जानना चाहते होंगे, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उस पर हम एक सेकंड पार्ट में डिस्कशन जरूर करेंगे। बट एक लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट के लिए मेरा ये है कि एस्ट्रोलॉजी का आम जन में भी बहुत ज्यादा पता नहीं है लोगों को कि एस्ट्रोलॉजी असल मायने में क्या है और क्यों यूज की जानी चाहिए। तो आपकी एक टिप क्या रहेगी आम जनता के लिए कि वो एस्ट्रोलॉजी को किस नजर से देखें या फिर कब यूज करें? जैसे मैंने कहा, एस्ट्रोलॉजी का मूल्यांकन आप तब करें जब आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। जी आपका बहुत सारा काम सस्ते में हो जाएगा, क्योंकि न तो कोई डर न लालसा की परिस्थिति रहेगी और आप व्यापार का हिस्सा नहीं बनेंगे उसको। जी और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, कई बार आपको जो है भूले भटके अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी मिल जाते हैं। डर की परिस्थिति जब है, ऐसे में एस्ट्रोलॉजी का विश्लेषण तभी करवाएं जब आपको उस आपके एस्ट्रोलॉजर पे बहुत विश्वास हो। जी पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि एस्ट्रोलॉजी प्रारब्ध और कर्म दोनों का मिश्रण है। जी धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही 4 कर्तव्य हैं जीवन में। इन 4 कर्तव्यों को कुंडली में देखा जाता है, इसीलिए त्रिकोण 4 3 12, जी 3 भावों के त्रिकोण 4 बनेंगे। धर्म त्रिकोण बनेगा, अर्थ त्रिकोण बनेगा, मोक्ष त्रिकोण, काम त्रिकोण बनेगा।
कुंडली के विश्लेषण में आपको ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका इन 4 कर्मों में से प्रधान कर्म त्रिकोण कौन सा है। ओके, उसके हिसाब से आप अपने जीवन को थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। आप अपनी प्लानिंग, अपने जीवन को कैसे आप लीड करना चाहते हैं, इसका मूल्यांकन करने के लिए एस्ट्रोलॉजी कैन बी अ वेरी गुड टूल। पर ये तब करें जब आपके पास कोई समस्या ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा समस्या में है या नहीं है वो उससे अनिभिज्ञ रहता है। इसीलिए बचपन में ही कुंडली इसीलिए चेक कराना है। कुंडली का विश्लेषण बचपन में करवाना जी, उचित रहता है। बहुत अच्छा लगा। और ऑडियंस को कैसा लगा है वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। कौन से क्वेश्चंस रह गए हैं जो आप पूछना चाहते हैं वो भी बताइए, तो आपको पार्ट 2 में वो क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए पुष्कर टॉक्स के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।